फाइनेंशियल प्लानिंग ज़रूरी क्यों है? जिस दिन से आपने रिटायरमेंट लिया उसका मतलब ये है कि उस दिन से आप कमा नहीं रहे हैं। बिल्कुल। आप जनरली 25-30 साल कमाते हो और उसमें खर्चे भी करते हो और उसमें सेविंग भी करते हो अगले 25-30 सालों के। मैंने देखा है कि वुमेन जो हैं वो 10 में से सिर्फ 3 ही हैं आज भी जो कि फाइनेंसिस में इंटरेस्ट ले रही हैं। प्लानिंग का सबसे बेस पार्ट है कि आपको अगर कुछ हो जाए खुदा ना खास्ता तो आपके पास वो चीज़ें अवेलेबल हों जिससे आप उस चीज़ से उभर पाएँ। इमरजेंसी सो वन इज़ योर इमरजेंसी फंड जो आपके पास होना चाहिए 6 to 8 टाइम्स। वन इज़ योर हेल्थ इंश्योरेंस विच इज़ मैंडेटरी फॉर एवरी इंडिविजुअल टू हैव देयर ओन हेल्थ इंश्योरेंस, इवन अगर आपके पास कॉर्पोरेट भी है। बेसिकली आप कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज़ को ये बताना चाह रहे हैं कि अगर अभी आप एक कंपनी में जॉब कर रहे हैं, वहाँ आपको मेडिकल कवर मिला है, सो एज सुन एज यू आर क्विटिंग दैट कंपनी वो कवर भी खत्म हो जाता है। मेडिकल इंश्योरेंस जो मैं बोलना चाहता हूँ कि लोगों को लगता है कि ये खर्चा है, एक्चुअली खर्चा नहीं है। मेडिकल इंश्योरेंस आपके खर्चों को बचाता है, आपकी सेविंग्स को बचाता है, ये आपका सेविंग को सेव करने वाला इंश्योरेंस है। जब कमाना शुरू किया तभी से आपको इन्वेस्ट कर देना चाहिए। अब हम फिक्स्ड डिपॉजिट में डालें पैसे या फिर म्यूचुअल फंड में डालें या दोनों में डाल दें या क्या करें, विच इज़ बेटर? अगर आपको वो 12, 14, 18% चाहिए, उस 12, 14, 18% को देखने से पहले यू शुड बी रेडी टू सी योर मनी -20, -30, -40। मार्केट कभी भी गिर जाती है, कोई भी न्यूज़ पे गिर जाती है। ज़रूरी नहीं है कि इंडिया में कुछ होना चाहिए। जब भी मार्केट गिरे नमस्ते, आपके साथ मैं हूं तेजस्वी और आप देख रहे हैं नॉर्थ स्टार। और आज के पॉडकास्ट में बात होगी आपके पैसे की। आपको अपने पैसे को समझना कैसे है, फाइनेंशियल प्लानिंग आप कैसे करें और क्यों करें, लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस और साथ में इमरजेंसी फंड, इनको हम कैसे समझें और कैसे यहाँ पे हम अपने पैसे को पार्क करें। और इसके अलावा आपका सबसे फेवरेट सवाल कि अपने पैसे को हम बढ़ाएं कैसे, हाउ वी ग्रो आवर मनी, यानी कि लाखों के करोड़ों कैसे हो। तो इस फाइनेंशियल विजडम पर आज हमारे साथ हैं मिस्टर असीम जुनेजा, फाइनेंशियल प्लानर, फाउंडर एंड ओनर AJ FinWealth। तो देर नहीं करते हैं और रुक करते हैं इस पॉडकास्ट का। असीम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका नॉर्थ स्टार में। थैंक यू फॉर हैविंग द शो। सबसे पहला सवाल मेरा हमारे आज के पर्सनल फाइनेंस के पॉडकास्ट में कि फाइनेंशियल प्लानिंग ज़रूरी क्यों है? फाइनेंशियल प्लानिंग ज़रूरी इसलिए बिकॉज यू अंडरस्टैंड, या हमारे दर्शक जो भी सुन रहे हैं इसको, आप जब भी कहीं जाने की प्लानिंग करते हो, 2 दिन के लिए भी वीकेंड पे, राइट, आप प्लान करते हो कब जाना है, किस समय निकलना है, जहाँ जाना है वहाँ की बुकिंग कैसे होगी, आपको कार से जाना है, आपको फ्लाइट से जाना है, कैसे जाना है। तो 2 दिन की प्लानिंग के लिए हम इतना टाइम देते हैं। पर फाइनेंशियल प्लानिंग आप समझ रहे हैं कि अब आप अपनी ज़िंदगी की फाइनेंस की प्लानिंग कर रहे हैं। आप आगे आपके गोल्स क्या हैं, आपके बच्चों की एजुकेशन, अगर आप मैरिड है, आपका खुद का रिटायरमेंट, आप कार लेंगे, आप घर लेंगे, आपके और बहुत सारे फाइनेंशियल गोल्स होते हैं और उन हर एक का गोल्स का एक टाइम होता है आने के लिए। तो अगर आपने पहले से उनकी प्लानिंग करी हुई है तो आपको प्रॉब्लम नहीं होती। जनरली क्या होता है कि जब बच्चों की एजुकेशन आएगी हम उनका लोन ले लेंगे, कार आएगी जाके हम लोन ले लेंगे। तो और इस समय आप देख रहे हैं कि सारी चीज़ें जो है वो EMI पे चल रही हैं, राइट। तो हम सजेस्ट करते हैं और हम प्लानिंग इसलिए करवाते हैं लोगों को सो दैट दे गेट आउट ऑफ द EMI और अपनी पैसे को सेव करके उस पर इंटरेस्ट अर्न करके और अपना गोल अच्छे से पूरा कर पाए। बिल्कुल, आई मीन थ्रू आउट द लाइफ हमारे ये छोटे गोल्स तो आते ही हैं। जैसे आपने बताया बच्चे के लिए एजुकेशन लोन लेना है या गाड़ी लेनी है, घर लेना है। एक बात ये भी रहती है कि इन ऑल लाइफ टाइम हम सबके जीवन में हमारी इनकम हमेशा सेम नहीं रहेगी ना, फ्लक्चुएट करेगी। एंड आई रियली होप फॉर एवरीवन कि अपसाइड पे हो। तो क्योंकि इनकम फ्लक्चुएट करेगी तो भी उसके नाते मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी है कि आप प्लान कर लो, प्लान करें फॉर योर रेनी डेज और मे बी फॉर योर गुड डेज। यस सो प्लानिंग हर चीज़ के लिए ज़रूरी है। प्लानिंग इसलिए हम बोलते हैं ना, प्लान फॉर द वर्स्ट। तो हम प्लान फॉर द वर्स्ट करते हैं कि अगर कोई वर्स्ट के सिनेरियो रहा तो उसके लिए भी प्लानिंग होती है। आपको एग्जैक्टली पता है कि आपके कौन से सिनेरियोज हैं जो आके आने हैं जहाँ पे आपका फाइनेंस रिक्वायर्ड होगा, जहाँ पे आपको बिग टिकट साइज आपके गोल्स हैं, आपको उनके लिए सेव करना है। और रिटायरमेंट वन इज समथिंग जो हम बहुत लास्ट में करते हैं, जब वी आर 45-50, जब बच्चों की शादी हो गई, मेरे सारे गोल्स पूरे हो गए, तब मैं सोचता हूँ कि ठीक है अब 10 साल रह गए हैं रिटायरमेंट को, मैं प्लान करता हूँ। बट एक्चुअली रिटायरमेंट जब आता है 55 साल में, 60 साल में, 50 साल में, जो भी रिटायरमेंट लेना चाहे, यू अंडरस्टैंड, रिटायरमेंट एक दिन के लिए नहीं है। रिटायरमेंट अगले 25, 30, 35 सालों के लिए है, जब तक आप जीवित हैं, राइट। और जिस दिन से आपने रिटायरमेंट लिया उसका मतलब ये है कि उस दिन से आप कमा नहीं रहे हैं। बिल्कुल। आप जनरली 25-30 साल कमाते हो
और उसमें खर्चे भी करते हो और उसमें सेविंग भी करते हो अगले 25-30 सालों के लिए। Yeah. तो आप सोचिए कितना ज़रूरी है वो एक गोल जिसकी मैं बात कर रहा हूँ कि विच इज़ रिटायरमेंट। आपको पता होना चाहिए कि आपका क्या खर्चा है और 25-30 साल आपके कैसे निकलेंगे। In fact, I was very rightly you said and I was coming to the same point रिटायरमेंट का, क्योंकि होता क्या है, जैसे आपने बोला कि तब आप इनकम आपकी होगी ये ज़रूरी नहीं है, आप ऑफिस जाके मंथली इनकम कमा रहे होंगे ज़रूरी नहीं है, और रिटायरमेंट में शायद ये चैलेंजिंग हो जाता होगा कि फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि आपने 25 साल से अपनी नौकरी शुरू की और आप 60 साल के हो गए हैं, सो फॉर ऑल दीज 35-40 ईयर्स आपका जो एक लाइफस्टाइल था, you would want to maintain that lifestyle at least आपके रिटायरमेंट में भी। yes, at least. तो इसका मतलब आपके पास वो abundant money तो हो ताकि आप रिटायरमेंट में भी कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े एंड यू हैव अ स्मूथ लाइफ। यस, एब्सोल्युटली। क्योंकि आप सोचिए कि आपने जो एक अपना एक बना लिया है अपना जो आपके लिविंग स्टाइल है, आप सोचिए कि ये तो है ही है। हाँ, ये तो आपको मेंटेन करना है। हर साल इंडिया की 6 से 7% इन्फ्लेशन है। आपको उसको भी बीट करना है। वेरी ट्रू। एंड गोइंग फॉरवर्ड आपको नहीं पता कि कब कौन से खर्चे बढ़ जाते हैं। गोइंग फॉरवर्ड एज अ हमारी जो हेल्थ हमको कम सपोर्ट करती है, मेडिकल खर्चे बढ़ते हैं, एंड देयर आर मेनी मोर एक्सपेंसेस व्हिच कैन कम अप व्हिच यू नीड टू प्लान इन अहेड। हाँ, तो इसलिए चाहे रिटायरमेंट हो, बच्चों की शादी या एजुकेशन लोन, यू नीड फाइनेंशियल प्लानिंग। एग्जैक्टली। तो अब हमें ये बताइए कि फाइनेंशियल प्लानिंग करने की, मतलब हम प्लानिंग शुरू करें, इसकी सही एज क्या है? सही एज तब से है जिस दिन से आपने एक्चुअल कमाना शुरू करा है। ओके। सो आप 20 के हैं, आप 25 के हैं, आप 30 के हैं, व्हेन यू स्टार्ट योर इनकम, राइट, हम बोलते हैं कि जब से आप इनकम स्टार्ट कर रहे हो तब से आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करो, राइट। ये तो एक अलग टर्म है। आपकी प्लानिंग भी तब से होनी चाहिए सो दैट यू अंडरस्टैंड कि ठीक है मैंने आज कमाना शुरू करा, मेरी धीरे धीरे इनकम बढ़ेगी। जब आप कमाना शुरू करते हो, प्लानिंग करने से आपको समझ आता है कि मुझे इन्वेस्ट करना क्यों है, मुझे सेव करना क्यों है, और आपको फाइनेंशियल नॉलेज होनी चाहिए गोइंग फॉरवर्ड टू अंडरस्टैंड कि मेरे कल को क्या क्या नीड्स हैं, कौन सा इंस्ट्रूमेंट क्या रिटर्न देता है, कौन सी नीड के लिए मुझे कौन से इंस्ट्रूमेंट में पैसा डालना है, शॉर्ट टर्म के लिए कहाँ पैसा डालना है, मिड टर्म के लिए कहाँ डालना है, लॉन्ग टर्म के लिए कहाँ डालना है। तो दर्शकों के लिए मैं बता दूं, शॉर्ट टर्म जनरली होता है 1 से 3 साल का जो टाइम पीरियड होता है, या 4 साल के अंदर अंदर वो शॉर्ट टर्म होता है। 4 साल से 8 साल का जो टाइम पीरियड होता है वो होता है मिड टर्म। तो इसमें जो भी आपके गोल्स आएंगे उनको हम मिड टर्म गोल्स बोलते हैं, इसको हम शॉर्ट टर्म गोल्स बोलते हैं। और 8 साल के बाद जो भी आपके गोल्स हैं वो आपके लॉन्ग टर्म होते हैं। तो 25 साल में अगर आपने कमाई शुरू की है तो लॉन्ग टर्म आपका रिटायरमेंट हो सकता है, लॉन्ग टर्म रिटायरमेंट हो सकता है, मिड टर्म आपका शादी हो सकता है, मिड टाइम शादी, मिड टर्म आपको कार लेनी है, आपको बाइक लेनी है, आपको कहीं ऐसी जगह पे घूमना है जहाँ पे 3-4-5-8 लाख लग सकता है, तो आप छोटी छोटी सेविंग करके वहाँ जाना चाहते हैं। एंड शॉर्ट टर्म ऑब्वियसली आप डोमेस्टिक टूर्स कर रहे हैं, आपको हर साल अपने इंश्योरेंस प्रीमियम्स भरने हैं, और कुछ भी घर के खर्च जो आपको लगता है कि हर साल ये एक्स अमाउंट तो मेरा खर्च हो ही जाता है, तो उसके लिए आप सेव कर सकते हैं। प्लस बहुत ज़रूरी चीज़ है विच इज़ कॉल्ड इमरजेंसी फ़ंड। आई थिंक इमरजेंसी फ़ंड लोग 40-45 साल तक हो जाते हैं उनके ये फ़ंड आप उनके पास नहीं होते। तो इमरजेंसी फ़ंड क्या है? इमरजेंसी फ़ंड 6 to 8 टाइम्स ऑफ योर एक्सपेंसेस आपके पास एक फ़ंड में जमा होना चाहिए। तो जब भी हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट्स की, इतना इन्वेस्ट करो उतना करो, वो सब ठीक है, वो सारी बातें अपनी जगह है कि इतना करना चाहिए। सबसे पहले आपके पास इमरजेंसी फ़ंड होना चाहिए। एट द टाइम ऑफ कोविड जैसे आया, या कभी किसी की जॉब चली गई, कभी कोई मेडिकल रीज़न की वजह से आप 6 महीने 8 महीने जॉब पे नहीं गए, तो आपके पास वो इमरजेंसी फ़ंड होना चाहिए जिसकी प्लानिंग शुरू से होनी चाहिए। सो बेसिकली एक हमारा हम कॉर्पस तैयार करेंगे 25 साल से, जो कि लाइफ टाइम तक मतलब सॉरी नॉट द कॉर्पस एग्जैक्टली, बट इन्वेस्टमेंट के नाते मेरे डाइवर्सिफाइड फंड्स है जहाँ मैंने यहाँ इन्वेस्ट किया है, बट इन टर्म्स ऑफ कि मेरे कॉर्पस में पैसा कितना है वो मेरा इमरजेंसी फंड भी होगा कि मैं अभी गया और मैं उसे इन कैश कर सकता हूँ। मुझे आज जाना, मुझे आज ज़रूरत है पैसे की, तो अब मैं तब तो अपनी एफडी या म्यूचुअल फंड तोड़वाने नहीं जाऊँगा ना, आई इमीडिएटली नीड द मनी, so that would be your corpus. That would be corpus. Which is 6 to 8 times of your monthly expenses. और कहीं ऐसी जगह पड़ा होना चाहिए जहाँ कभी भी आपको ज़रूरत हो मिल जाए, और उसकी वैल्यू ऐसी जगह ना लगी हो, इक्विटीज़ में ऐसी जगह ना लगी हो जहाँ पे विड्रॉ करने में प्रॉब्लम आए, या मार्केट लिंक ना हो। उसको आप एफडीज में, डेट फंड्स में, लिक्विड फंड्स में ऐसी जगह पे रख सकते हैं। So immediate ready to use money. That could be your saving account. That could be saving account. सेविंग से मैं ज़्यादा मैं एडवाइस करूँगा कि आप उसकी एफडी करा लो, बिकॉज सेविंग में आपको सिर्फ 3% इंटरेस्ट मिलता है। एफडी में स्टिल यू गेट 5-6% टुडे, और एफडी एक दिन में आपके अकाउंट में आ जाती है। और एफडी को लेके भी मेरे मन में एक बहुत बड़ा सवाल है, विच आई फर्दर इन द पॉडकास्ट आस्क यू। वैसे
हम आगे ट्रांजिशन करें दूसरे सेगमेंट पे, उससे पहले एक छोटा सा सवाल विच इज़ अबाउट, मैं अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि एक कल्चर बने यंग एज से। आप बात ठीक है, 21 साल 25 साल आपने नौकरी की या कोई व्यापार शुरू किया और आपने कमाना शुरू किया, आपने इन्वेस्टमेंट शुरू की, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ कल्चर कि जी। छोटे बच्चे छोटी उम्र से हाँ 8 जी। साल से 12 साल से फाइनेंसेस को समझें, समझे। बिकॉज आमतौर पे हमारे घर में सोसाइटी में हम ये सब बात नहीं कर रहे होते हैं। मैंने बहुत टाइम पहले आपसे ओवर द कॉल इस बात का जिक्र भी किया था कि कैसे इट इज़ नॉट द ड्राइंग रूम डिस्कशन और Discussion. ओवर द टेबल हम फैमिली में बात कर रहे हैं कि पैसे इन्वेस्ट कैसे करने हैं, विच आई फील कि बहुत ज़रूरी If है। I know, I think for this, I want to add, if I know 20 families, मेरे ख्याल से सिर्फ एक फैमिली होगी जिसने अपने बच्चों को फाइनेंसिस की एजुकेशन दी होगी या उनके घर में डिस्कशन होता होगा ओपनली। आई थिंक 19 फैमिलीज जो डिस्कशन है वो सिर्फ हस्बैंड वाइफ हाँ। या फादर तक ही रहता है, और या जो स्कूल चले जाओ, होमवर्क कर लो, हाँ कितने जी, नंबर आए, ये yes. डिस्कशन है। एंड ऑल्सो आई वांट टू ब्रिंग इन अ पॉइंट, और आप उस पर हमें ज़्यादा एक्सप्लिसिटली समझा सकते हैं कि जेंडर स्पेसिफिक भी बहुत होते हैं फाइनेंशियल डिसीजंस हमारी सोसाइटी में। अब ज़माना बदल रहा होगा, आई रियली होप, हाँ जी। बट अक्सर देखा गया है कि जो विमेन पार्टिसिपेशन हाउस होल्ड्स में होता है फाइनेंसेस को लेके, फाइनेंशियल प्लानिंग को लेके, वो बहुत कम रहा है। बहुत कम रहा है तो एक वो जो जेंडर बायस है वो भी ब्रेक हो, बिकॉज इवेंचुअली अब yes. महिलाएं कमा भी रही हैं, नहीं भी कमा रही हो तो सेविंग के नाते दे शुड बी वेल अवेयर एंड एजुकेटेड इन टर्म्स ऑफ द फाइनेंसेस। ने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया। जनरली एंड इनफैक्ट मैंने अभी एक हफ्ता पहले एक वुमेन के लिए सेशन किया था, वेबिनार किया था, जहाँ इट वाज ओनली फोकस ऑन द वुमेन एंड देयर फाइनेंसेस एंड हाउ टू मैनेज। बिकॉज जनरली जैसे होता है, आपने बताया है कि जब यंग वुमेन, जब आप यंग हो, राइट, स्कूल में हो, कॉलेज में हो, तो आपके फाइनेंसेस आपके फादर या जो ब्रदर हैं वो संभाल रहे हैं। आपकी शादी हुई तो आपके हस्बैंड संभाल रहे हैं, और यही हमने देखा है। नाउ द वर्ल्ड इज चेंजिंग, नाउ बोथ द जेंडर्स आर वर्किंग एंड दे आर टेकिंग केयर देयर ओन फाइनेंसेस। स्टिल मैंने देखा है कि वुमेन जो हैं वो 10 में से सिर्फ 3 ही हैं आज भी जो कि फाइनेंसेस में इंटरेस्ट ले रही हैं। 7 आर इग्नोरेंट टुवर्ड्स द इन्वेस्टमेंट्स, इग्नोरेंट टुवर्ड्स द फाइनेंशियल प्लानिंग, इग्नोरेंट टुवर्ड्स की फ्यूचर में वो ये अपने कैसे हैंडल करेंगी फाइनेंसेस। दे आर स्टिल डिपेंडेंट कि हस्बैंड है या फादर है, ब्रदर है, वो देख रहे हैं, एंड दे स्टिल डोंट नो कि कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे इन्वेस्ट किया जाता है। एंड वेयर एज फाइनेंसेस इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ योर लाइफ, तो इसलिए हम फिर बचपन पे पहुंच जाते हैं। हाँ जी। तो बच्चे को घर में पॉकेट मनी मिलती है। आमतौर पे एक छोटे बच्चे की क्या अर्निंग होगी, उसको पॉकेट मनी yes. राइट। वो पहले के टाइम में होता था, वो मिट्टी की गुल्लक होती थी, उसमें 1-1 रुपए या सिक्के या हाँ नोट जी। बच्चे डालते हाँ थे। जी। अभी टाइम थोड़ा बदल गया होगा, और मे बी दे गेट पॉकेट मनी टू स्पेंड इन द स्कूल फॉर देयर कैंटीन, जी। दीज आर वेरी टिपिकल वेज। तो बच्चे कैसे उस सोच को, या उनके पेरेंट्स इस सोच को कैसे इम्बाइब करें, वेयर दे हैव दिस सेंस कि ये मेरा फाइनेंस है, मैं इसको, बहुत छोटा सा उदाहरण है, किसी को 500 रुपये मिले, 100 रुपये मिले, what would you say to those small kids actually? For the kids, I think I more want to tell those parents first that कि आज की डेट में, बिकॉज जिन पेरेंट्स को थोड़ा सा भी फाइनेंस की, पहले तो आप अपनी नॉलेज को इंक्रीज करिए, देन आपके जो आने वाली जनरेशन है, वंस यू पास ऑन दैट नॉलेज टू देम, दे विल बी मोर फाइनेंशियली फ्री, मोर फाइनेंशियली लिबरेट, एंड देन दे नो कहाँ पे पैसा डालना है, और स्पेशली डालने से ज़्यादा कहाँ पे नहीं डालना है, कहाँ पे आप गलतियाँ करते हैं, राइट। इवन जब मैं फाइनेंसेस में नहीं आया था, इससे पहले जब मैं जॉब में था, टिल टाइम आई वाज इन अ जॉब, रियल टाइम एग्जांपल है मेरा, मैंने भी क्या किया था कि मुझे भी कोई बताने वाला नहीं था, मैंने एक सैलरी अकाउंट होता है, मैंने एक सेविंग अकाउंट खोल लिया, मेरी सैलरी आती थी, आई यूज्ड टू ट्रांसफर एक्स अमाउंट टू माय सेविंग अकाउंट, कि ठीक है ये तो मेरा पैसा, मैं इसको खर्च नहीं करूँगा, मुझे खर्चा इसी से करना है। एंड टू बी ऑनेस्ट, आई डिडंट हैव इवन द डेबिट कार्ड ऑफ दिस अकाउंट, कि कभी भी ऐसा ना हो कि इम्पल्सिव बाइंग के लिए मैं उठाऊँ और जाके खर्चा कर लूँ। तो आई थिंक एटलीस्ट वहाँ से मैंने सेव करना शुरू किया था। बट व्हेन आई केम इनटू फाइनेंशियल सर्विसेज, आई रियलाइज कि जो मैं कर रहा था ठीक है, वो एक तरह से ठीक था, बट माई मनी वॉज नॉट ग्रोइंग। तो 10 तारीख को मेरी सैलरी आई, उसी दिन खोल के, या 11 तारीख को मैंने वो एक्स अमाउंट या 10,000 रुपये, 5,000 रुपये, जो भी है, उसको मैंने उस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया। एटलीस्ट इसको, इस पैसे को मैंने खर्च होने से बचा लिया। सो ये तो जर्नल एक वो है कि हमें पता ही नहीं होता। इफ़ योर किड्स जो बड़े हो रहे हैं, अगर उनको पता होगा कि इन्वेस्टमेंट्स करनी कैसे है, क्यों करनी है, ज़रूरी क्यों है, और माँ बाप ने किन किन चीज़ों पे स्ट्रगल किया है, जो बच्चे आगे स्ट्रगल ना करें, आई थिंक अगर वो घर में ये डिस्कशंस होंगे ना, तो दे विल बी वेरी फाइनेंशियली लिबरेटेड व्हेन दे ग्रो अप। आई थिंक अ वेरी स्मॉल एग्जांपल कुड बी कि अगर आज बच्चे को 500 रुपीज़ का कुछ किसी त्योहार पे कुछ गिफ्ट मिला है, राइट,
तो वो बच्चे को बता सकते हैं कि क्या तुम्हें पता है कि 80 रुपए में, 100 रुपए में एक इक्विटी, आप एक शेयर बाय कर सकते हो। हाँ, इसे आप शेयर ले सकते हो, इसको आप यहाँ डाल सकते हो। हाँ, ये 2 साल में इतना ग्रो होगा, 5 साल में इतना ग्रो होगा, और जब आप इस क्लास में आओगे तो ये इतना बन चुका होगा, राइट? सो दैट ऑल फाइनेंशियल नॉलेज, ऑल की कहाँ कहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स कितना कितना रिटर्न देती है और आप कहाँ डाल सकते हो, और आगे जाके मे बी दे कैन चूज व्हाट प्रोडक्ट दे वांट टू गो एंड इन्वेस्ट. So once they have the knowledge, they will have the right mindset to actually start talking and thinking about in that way. So just splurging those 100 rupees, 500 rupees on maybe an ice cream or a meal or a burger, आप उसका कुछ हिस्सा रख सकते हो under the parental guidance, कि आपको पता है कि with this 80, 100 rupees or even a 1 rupee you can buy in the sense you can buy for your future. सो ये बात तो एक कल्चरल चेंज की हुई, एंड आई एम श्योर आने वाले टाइम में ये भी बदलाव हमें देखने को मिलेगा. बट व्हेन वी कम टू द फाइनेंशियल प्लानिंग पार्ट, आपने हमें बताया कि व्हाई इट इज सो इम्पोर्टेंट. नाउ व्हेन वी लुक एट द प्रोडक्ट्स, तो हमारे पास कौन से प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं जहाँ पर हम अपने फाइनेंसेस को, इन्वेस्टमेंट्स को प्लान कर सकते हैं? ओके, सो व्हेन इट कम्स टू द प्रोडक्ट से पहले मैं वापस हम बात कर रहे थे, वी स्टार्टेड फ्रॉम अ फाइनेंशियल प्लानिंग. मैं एक बार वहाँ से लेके चलता हूँ प्रोडक्ट्स पे. तो फाइनेंशियल प्लानिंग जब हम करते हैं, जो जैसे मैंने बताया कि प्लानिंग का सबसे बेस पार्ट है कि आपको अगर कुछ हो जाए खुदा ना खास्ता, तो आपके पास वो चीज़ें अवेलेबल हों जिससे आप उस चीज़ से उभर पाएँ. इमरजेंसी. सो वन इज़ योर इमरजेंसी फंड, जो आपके पास होना चाहिए 6 to 8 times. वन इज़ योर हेल्थ इंश्योरेंस, विच इज़ mandatory for every individual to have their own health insurance, even अगर आपके पास कॉर्पोरेट भी है, बिकॉज कॉर्पोरेट आपको आज की डेट में 3 लाख या 5 लाख ही देते हैं. 5 लाख रुपए पहले 5 दिन में ख़त्म हो जाएंगे हॉस्पिटल में, और मे बी इफ़ यू हैव अ मेजर एक्सीडेंट और आपका ऑपरेशन हुआ, आई थिंक 5-10 lakhs तो आपके पहले 5 दिन में ख़त्म हो जाएंगे. सो यू नीड टू हैव योर ओन हेल्थ इंश्योरेंस ऑफ एटलीस्ट 10-15 मिनिमम फॉर ऑन अ सिंगल पर्सन. अगर आप फैमिली ऑफ 3 हो तो मैं 25-30 लाख रुपए की एडवाइस देता हूँ, ये होना चाहिए. देन इट कम्स टू अ लाइफ इंश्योरेंस. अगर आपके ऊपर कोई भी फाइनेंशियली डिपेंडेंट है, आपकी इनकम पे डिपेंडेंट है, और या आने वाले टाइम में होने वाला है, इन दैट केस यू नीड लाइफ इंश्योरेंस ऑन योर सेल्फ. जितनी जल्दी खरीद लोगे उतना सस्ता मिलेगा, और आपका वो जो प्रीमियम है वो लॉक हो जाएगा फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ. ओके, सो लेट मी सिंप्लीफाई इट. आपने अभी हमें बताया कि एक आपका इमरजेंसी फंड हो, जो कि आप कभी भी जाके रिलिंक्विश करें और आप अपनी ओनली फॉर इमरजेंसीज उसको यूज करें. हेल्थ इंश्योरेंस एंड द लाइफ इंश्योरेंस आपने बोला, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज लाइफ इज अनसर्टेन, कब कहाँ ज़रूरत पड़े. सो इन तीनों पे हम डिटेल में बात करेंगे. बट व्हाट आई एम अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम व्हाट यू आर सेइंग कि ये 3 आपके वो प्लेटफॉर्म्स हैं पैसे रखने के जिनमें आपका पैसा ग्रो नहीं करने वाला, पर ये पैसा आपके इट्स लाइक योर बैकअप प्लान का. हाँ जी. अभी मनी ग्रो करने वाला हिस्सा अलग आएगा. मनी ग्रो करने वाला हिस्सा मैंने ये क्यों पहले बताया, बिकॉज अगर आप डायरेक्टली जो देख रहे हैं पॉडकास्ट को, और डायरेक्टली अगर इसमें कूद गए, इफ दे फेस अ हेल्थ इशू, जो भी सेविंग कर रहे हैं ना, ये सब जीरो हो जानी है आपकी, राइट? अगर आप चले गए, आपकी फैमिली आप पे डिपेंडेंट है, तो जो भी आप इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, इट नॉट वर्थ अ वाइल, बिकॉज मुश्किल से आपने हो सकता है कि कुछ लाख की सेविंग करी हो, बट फैमिली की जो नीड है वो करोड़ में हो. Exactly. तो जब आप ये 3, सो बेसिकली होता क्या है, व्हेन वी टॉक अबाउट अ फाइनेंशियल पिरामिड, राइट? उस पिरामिड का बेस जो होता है वो होता है इमरजेंसी फंड, हेल्थ इंश्योरेंस एंड लाइफ इंश्योरेंस. ये आपकी जो सेविंग, हेल्थ इंश्योरेंस आपकी सेविंग को बचाता है, लाइफ इंश्योरेंस आपकी फैमिली के जितने गोल्स हैं या आपकी फैमिली को जो पैसा चाहिए एक लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए, बच्चों की एजुकेशन के लिए, आपकी वाइफ है, आपके पेरेंट्स हैं, उनको सपोर्ट देने के लिए वहाँ काम आता है. एन इमरजेंसी फंड इज़ फॉर योर बेनिफिट, सो दैट इफ़ यू डू द जॉब और एनी मेडिकल इश्यूज, देन यू कैन टेक दैट मनी एंड यू कैन सस्टेन थ्रू दैट टाइम. अगर आप सस्टेन ही नहीं कर पाए, तो ये जो आप इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, इट विल गो बैक टू जीरो. ऑलराइट. तो म्यूचुअल फंड्स हो या इक्विटीज़ हो या बॉन्ड्स हो, ETFs हो, कई प्रोडक्ट्स हैं जहाँ पे हम पैसे को ग्रो करने के लिए, तो फिर हम वहाँ पे बाद में जाएं, पहले हेल्थ इंश्योरेंस की बात कर लें. हम कर सकते हैं. हाँ जी. बिकॉज अब आपने वो बात छेड़ी है, सो आई फील वो फ्लो भी रहेगा. बट ये अब क्लियर समझ में आ गया मुझे भी दैट दे आर 2 बेसिक एंड वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट्स, इमरजेंसी फंड, हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, एंड वन सेगमेंट इज जहाँ आप अपना पैसा डालोगे ग्रो करने के लिए. वो ग्रो करने वाली बात पे हम फिर बाद में आते हैं. नाउ स्टार्टिंग विद द इमरजेंसी फंड, what should be an ideal amount of your income जो कि आप इमरजेंसी फंड में रखोगे?
मतलब So, कैसे प्लान करोगे ओके उसे? सो जैसे हमने बताया कि जब यंग जनरेशन हमने बात कर रहे थे कि जब कमाना शुरू किया तभी से आपको इन्वेस्ट कर देना चाहिए। बट इन्वेस्ट आपको अपनी कार लेनी है, बाइक लेनी है, वो आपको बाद में देखना है। पहले आप सबसे पहले अपने लिए अपना इमरजेंसी फंड क्रिएट करिए। आपकी इनकम अगर 50,000 रुपीज़ है इंटू 6, 3 लाख रुपये आपको चाहिए। मैं ये नहीं बोलता कि सारा पैसा वहाँ डालिए, बट द मेजर पोर्शन आई थिंक 70 to 80% मनी शुड गो टुवर्ड्स योर इमरजेंसी फंड। सबसे पहले आप उस बकेट को भरेंगे। जब वो बकेट भर जाएगी देन वी विल कम इनटू कि अब हमको इक्विटीज़ में पैसा डालना है या ETF में डालना है, शेयर्स लेने हैं, बॉन्ड्स लेने हैं, कि क्या करना है। सो देर आर सो मेनी थंब रूल्स टुडे इफ़ यू गो एंड सर्च ऑन द इंटरनेट विच इफ समटाइम्स दे वर्क फॉर यू, समटाइम्स दे डोंट। इट डिपेंड्स आप अपनी एज पे हैं, आप कहाँ काम कर रहे हैं, आपके बच्चे हैं या आप किस पड़ाव पे हैं, बेसिकली उस पर डिपेंड करता है कि वो आपकी कितनी इन्वेस्टमेंट रहेगी और कितनी सेविंग रहेगी। बट मेजरली मैं आपको फिर से वहीं लेके आ रहा हूँ कि जब आप इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करते हैं, अगर आप अपने खर्चों के लिए 20-30% सेव कर रहे हैं या इन्वेस्ट कर रहे हैं, 70% शुड गो टुवर्ड्स द इमरजेंसी फंड। सो बेसिकली देयर इज 100%, आउट ऑफ दैट 70% आपका इमरजेंसी फंड में जाएगा, बचा 30% जो कि आपके जो मंथली एक्सपेंसेस हैं वो प्लस आपका जो इन्वेस्टमेंट वाला पार्ट है वो भी टेक केयर करेगा। ओके, सो दिस 70% विच इज अ बिग चंक ऑफ योर इनकम, पर इसमें आपका हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस इंक्लूड नहीं होता। ओके, सो नाउ कमिंग टू द 70%, क्योंकि ये बहुत बड़ा हिस्सा होगा, क्या हम इमरजेंसी फंड को किसी ऐसी जगह रख सकते हैं, नॉट इन सेविंग अकाउंट, बिकॉज हालांकि बैंक भी उस पर आपको इंटरेस्ट देता है अगर आपका अकाउंट में पैसा पड़ा रहे, बट स्टिल आई वांट टू नो कि हमारे पास कौन से वो एवेन्यूज हैं इमरजेंसी फंड के नाते जहाँ पे हम अपना ये फंड लगा सकते हैं, पार्क कर सकते हैं, एंड विद दैट वो थोड़ा सा ग्रो भी होता रहे। सो अगेन जैसे हमने बताया कि इमरजेंसी फंड है, हमको इसको रिस्क इंस्ट्रूमेंट्स में नहीं रखना है, तो हम इसको एक बैंक की FD में रख सकते हैं, हम इसको बॉन्ड में रख सकते हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड्स आते हैं उसमें रख सकते हैं। एंड एक और तरीका है आजकल डेट म्यूचुअल फंड्स का, जिसको हम लिक्विड म्यूचुअल फंड्स बोलते हैं। ये आपको 7 से 8% इंटरेस्ट देते हैं, एंड यू कैन, तो आप मंथली उसमें SIP कर सकते हैं। जब भी आपके पास एक्स्ट्रा अमाउंट हो आप उसमें डाल सकते हैं। FD में क्या होता है कि आपको एक X अमाउंट की FD बनानी है। जैसे हम FD की बात करें, जब तक मेरे पास, विल म्यूचुअल फंड नॉट बी समथिंग जहां पे आप इमीडिएटली नहीं निकाल पाओगे? इट विल टेक अ डे। आज आपने रिडम्पशन किया, कल आपके अकाउंट में आ जाएगा। ओके, सो लिक्विड, दैट इज व्हाई इट कॉल्ड लिक्विड फंड्स। तो क्या कहीं पे ये हमारा जो इन्वेस्टमेंट प्लान था, मनी टू ग्रो एन इमरजेंसी फंड, आर दे कन्वर्जिंग समवेयर? दे आर समवेयर, बिकॉज सी, सो व्हेन इट कम्स टू म्यूचुअल फंड, मैं आपको बताऊंगा किस किस तरह के होते हैं और कैसे कैसे होता है। ठीक है। ज़्यादातर लोगों के माइंड में क्या है कि जब म्यूचुअल फंड का ऐड आता है तो उसके नीचे जो लाइन आती है छोटी सी लिखी हुई, सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, वो मार्केट रिस्क सारे फंड्स में नहीं होता। देयर आर फंड्स जो कि 1 हफ्ते के लिए बने हैं, देयर आर फंड जो 1 महीने के लिए बने हैं, 6 महीने के लिए, साल, एंड अलग अलग टेन्यूर्स के लिए अलग अलग फंड्स बने हुए हैं। देयर आर मोर देन 8,000 फंड्स इन द मार्केट, एंड दैट व्हाट वी स्टडी एंड वी टेल आवर क्लाइंट्स कि आपको कहाँ डालना चाहिए। ऑलराइट। और अगर अब हम हेल्थ इंश्योरेंस की बात करें तो हमें ये बताइए कि कौन सी एज में हम हेल्थ इंश्योरेंस करें सो दैट यू कैन गेट द मैक्सिमम बेनिफिट? सो हेल्थ इंश्योरेंस में प्रीमियम 1 लॉक नहीं होता, प्रीमियम बढ़ेगा जैसे आपकी एज बढ़ेगी। कुछ कंपनियां हर साल बढ़ाती हैं 3 to 5%, कुछ कंपनियां हर 5 साल के बाद बढ़ाएंगी। 5 साल के बाद 20-25% आप देखेंगे आपका प्रीमियम जंप हो गया, जनरली 5 के मल्टीपल्स पे अगर आप लेके चलो अपनी एज को। सो ये कब लेना चाहिए? अगेन कोई भी चीज़ बता के नहीं आएगी, कोई भी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में आती है, आप बीमार पड़ते हो, एक्सीडेंट होता है, बता के नहीं आता। आई थिंक एज सून एज यू स्टार्ट अर्निंग यू शुड गो एंड बाय अ हेल्थ इंश्योरेंस ऑन योरसेल्फ एंड फॉर योर फैमिली एज वेल। एक एडवांटेज ये भी है ना कि जब आप यंग एज में हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं तब प्रीमियम कम होता है। सो इवेंचुअली जब ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स वो प्रीमियम बढ़ेगा भी, तो आपको उतनी चोट नहीं पहुंचेगी बनस्पत उस शख्स के जो 60 साल या 50 साल में हेल्थ इंश्योरेंस लो, जब ऑलरेडी छोटे मोटे हेल्थ एलिमेंट्स होते हैं और यू आर एट एन एडवांस एज। आई वोंट से एडवांस एज, बट यू आर एट एन एज विच इज अहेड ऑफ इफ यू वर 25। सो इंश्योरेंस, चाहे लाइफ इंश्योरेंस है चाहे हेल्थ इंश्योरेंस है, आप जितनी जल्दी ले लोगे प्रीमियम उतना सस्ता होगा। अच्छा, एक चीज़ और ये है कि कितना अमाउंट होना चाहिए आपकी इनकम का जो आप हेल्थ इंश्योरेंस में डाल सकते हैं? यहाँ पे मैं बोलूँगा कि इसका कोई कैलकुलेशन नहीं है कि आपका कितना होना चाहिए, आपको ये देखना है कि आपको कवर कितना चाहिए, राइट। 1, आप जब बीमार होंगे तो आप छोटे हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट कराने के लिए रेडी हैं,
या आपको मैक्स और मेदांता में जाना है, हम्म, राइट? इफ़ यू गो टू अ स्मॉल हॉस्पिटल्स योर रूम कॉस्ट वुड बी 5,000 6,000 7,000। अगर आप मैक्स जैसी जगह पे जाते हैं इलाज कराने तो आपका रूम आज की डेट में 14 से 15,000 का है मिनिमम, टू स्टार्ट विद अ सिंगल प्राइवेट रूम की मैं बात कर तो रहा हूँ। बेसिकली एक कोई जैसे कोई हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेके आएगा तो एक एवरेज हेल्थ इंश्योरेंस कितने का बाय करे एन एवरेज पर्सन? ओके, फॉर अ 30 ईयर्स ओल्ड अगर मैं लूँ, 30 ईयर्स ओल्ड के लिए मिनिमम बेसिक अगर मैं बोलूँ कि आपको 10 लाख का लेना चाहिए। ओके, 10 लाख का कवर फॉर अ 30 ईयर्स ओल्ड का प्रीमियम वुड बी अराउंड आई थिंक 15,000 ओके, और मे बी लेस, 15 to 13 to 15,000 डिपेंड्स ऑन व्हाट पॉलिसी यू आर बाइंग। दैट विल बी और फॉर उसमें एन ईयर, कितने, हाँ फॉर एन ईयर एनुअल। इट विल बी एनुअल प्रीमियम, हाँ, कितने बेनिफिट्स हैं उस पर, ओपीडी है कि नहीं है, उसमें बहुत सारी चीज़ें इफ एंड बट्स होती हैं। तो मल्टीपल कवर्स, आप जितनी बार जाएंगे हॉस्पिटल लेकिन आप उतनी बार उतना कवर मिल जाएगा, ओपीडी मिल जाएगा, मटर्निटी मिल जाएगा, हाँ, हाँ। एक राइट? सवाल, आई एम रियली सॉरी आई इफ आई हाँ कट यू इन प्लीज बिटवीन। प्लीज, एक चीज़ और मेरे जब मैं आपको सुन रही थी तो मेरे दिमाग में आई कि जो प्राइवेट कंपनीज या प्राइवेट सेक्टर में जो लोग जॉब करते हैं उनके लिए बिल्कुल लागू होता है, एंड ऑफ कोर्स जो कि सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं, अपना व्यापार है, उनके लिए भी। बट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ पे आपको CGHS के नाते भी सपोर्ट मिलता मिलता है। है, तो क्या उनके लिए थोड़ा अलग हो जाएगा मेडिकल इंश्योरेंस प्लान करना, हेल्थ इंश्योरेंस When प्लान it comes to करना? CGHS, majorly I think CGHS कवर कर लेता है, बट स्टिल मैंने ये देखा है कि देर आर हॉस्पिटल्स जो CGHS लेते हैं या नहीं लेते हैं। ओके, जहाँ पे नहीं लेते हैं, लेट्स हाँ, सपोज, वहाँ पे आपको खुद से पेमेंट करनी पड़ेगी एंड देन यू गो एंड रीइंबर्स। हाँ, नाउ यहाँ पे, और ये रियल टाइम इंसिडेंट है मेरी फैमिली में ही, कि किसी को अपना ट्रीटमेंट करवाना था एंड शी वाज रियली इल। तो उनको जिस डॉक्टर को प्रेस्क्राइब किया गया वो वो उस हॉस्पिटल में नहीं था जो CGHS को करते हैं। दे हैड टू पे 10-12 lakhs फॉर गुड 15-18 days ओह, वो वहाँ रही। तो इतना बड़ा अमाउंट हर किसी के लिए निकालना ईजी नहीं होता। राइट, मैंने टॉक अबाउट एनी एवरेज मिडिल क्लास फैमिली और अ लोअर मिडिल क्लास। सो यहाँ पे आपको ये भी देखना है कि क्या सारी चीज़ें उसमें कवर हो रही हैं, क्या आप वो पैसा निकाल के दे पाओगे अगर वो हॉस्पिटल CGHS के पैनल पे नहीं है। और अ वर्ड ऑफ कॉशन जो आप ही की बात से निकलता है और वो ये कि टू टेल पीपल कि इतना इम्पोर्टेंट मेडिकल इंश्योरेंस क्यों है, शायद नहीं, मतलब इसलिए है क्योंकि मतलब गॉड फॉरबिड्स अगर कोई सिचुएशन आती है तो कहीं ऐसा ना हो कि आपका जो कॉर्पस में पैसा था वो सारा खर्च कर चुके होंगे अपने इलाज पर, हाँ जी, राइट? सो इट्स Exactly. बेटर टू हैव एन इंश्योरेंस। एग्जैक्टली, यस। तो मैं इसलिए बोल रहा था, इवन फॉर द कॉर्पोरेट्स जिनके पास, जैसे हम क्लाइंट से मिलते हैं और वो बात करते हैं कि नहीं नहीं हमारा तो कॉर्पोरेट से है 3 लाख का 5 लाख का, तो जनरली मेरी यही बात होती है कि जनरली कॉर्पोरेट 5-7 लाख से ऊपर नहीं देते, बट अगेन दिस कवर विल फिनिश वन एज सुन एज यू लीव अ जॉब, यू डोंट हैव अ कवर ऑन योर सेल्फ। जब आप एक कंपनी में रिज़ाइन डालते हैं, टिल द टाइम यू जॉइन अनदर कंपनी, आपके पास तब कवर नहीं है। हाँ, एक और रियल टाइम एग्जांपल है, समवन आई नो वाज डायग्नोस्ड विद कैंसर, और मेरी उनसे बात हो रही थी कवर लेने के लिए, वो भी यही बोल रहे थे कि असीम नहीं 3 लाख का है, 5 लाख का है। समबडी वाज विद कैंसर, उनको कैंसर हुआ, 1 साल में वो सारा कवर ख़त्म हो गया, उनको अपनी जेब से देना पड़ा। नाउ शी कुडंट लीव अ जॉब बिकॉज उनके हस्बैंड का ट्रीटमेंट चल रहा था। वो जॉब में परेशान थी, अगले 2 साल 3 साल 4 साल तक वो वहीं रहना पड़ा उनको, बिकॉज उन पे कवर नहीं था। बेसिकली आप कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज़ को ये बताना चाह रहे हाँ जी। हैं कि अगर अभी आप एक कंपनी में जॉब कर रहे हैं, वहाँ आपको मेडिकल कवर मिला है, मिला है, सो एज सुन एज यू आर क्विटिंग दैट कंपनी वो कवर भी वो खत्म हो कवर ख़त्म हो जाएगा। जाता है। सेकंड, इवन इफ़ यू इन द कंपनी और कोई ऐसी प्रॉब्लम डायग्नोस हो गई, जैसे मैंने बताया कैंसर, जिसका इलाज लंबा चल रहा है और आपको पता है कि 5-8 लाख रुपए जो भी लग रहे हैं आपकी कॉर्पोरेट कंपनी से लग रहे हैं, अगर आपको जॉब छोड़नी हो आप नहीं छोड़ सकते। सो एक वो भी प्रॉब्लम आती है। अच्छा, ये बात हो गई 25 साल 30 साल जो जॉब में हैं। से फॉर एग्जांपल कोई 45 साल या 50 साल के जीवन के पड़ाव पर है और उन्होंने हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लिया, वो क्या करें? For them, they should go ahead and apply as soon as possible. प्री एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स होती हैं बाय दैट टाइम, अगर नहीं है तो वेरी गुड, आपको कोई भी कंपनी कवर दे देगी। प्रीमियम थोड़ा सा आपको लगेगा कि प्रीमियम शायद ज़्यादा है, बट अगेन क्योंकि आपने शायद हॉस्पिटलाइजेशन नहीं देखा है अपनी ज़िंदगी में, ज़रूरी नहीं है कि आगे भी नहीं होगा। आपको एज सुन एज पॉसिबल आपको जाके ले लेना चाहिए। एंड अगर आपको इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि बहुत सारे लोग अपनी प्री एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम डिस्क्लोज़ नहीं करते हैं, जिसकी वजह से जब वो हॉस्पिटलाइज होते हैं और पता लगता है कि ये प्रॉब्लम आपकी 10 साल पुरानी है,
और आप आज हॉस्पिटलाइज हुए हैं और आपने पॉलिसी 2 साल 4 साल पहले ली थी, आपका कवर भी जाता है और वो पॉलिसी भी जाती है आपके हाथ और वो डिस्क्लोज प्रीमियम की वजह वो से नहीं करते। जनरली भूल जाते हैं। काफ़ी बार जो आपका पॉलिसी करवा रहा है वही आपसे नहीं पूछता। आई हैव सीन लोग जाके ऑनलाइन पॉलिसीज़ ले लेते हैं एंड देयर इज़ नो वन टू डिस्कस कि आपको क्या प्रॉब्लम है, वो आपको डिस्क्लोज करना है नहीं करना। मे बी मुझे पता है कि मुझे बैक में प्रॉब्लम है बट पिछले 2 साल से प्रॉब्लम नहीं हुई, तो जब मैं पॉलिसी ले रहा हूँ ना मुझे शायद याद ही नहीं आएगा कि मुझे प्रॉब्लम थी। बट देन होगा क्या कि जब मुझे फ्यूचर में प्रॉब्लम होगी, डॉक्टर मेरे से पूछेगा कि ये कब की प्रॉब्लम है, तो मेरे को याद आएगा अरे ये तो मुझे 3 साल पहले दर्द हुआ था और मैंने इसके लिए दवाई खाई थी, कि हाँ मुझे हुआ था। वो लिख देगा कि 3 साल पहले प्रॉब्लम थी। जब आप हॉस्पिटलाइज होगे और ये पर्चा जब आपको देना पड़ेगा एक इंश्योरेंस कंपनी को, तो इंश्योरेंस कंपनी के लिए हिडन ऑफ फैक्ट्स बन जाएगा कि आपने ये हमसे हाइड किया है। उस बेसिस पे आपका क्लेम रिजेक्ट हो जाएगा और इवन आपकी पॉलिसी भी रिजेक्ट हो जाएगी। ओके। राइट। और एक बार अगर ऐसा हादसा हो जाए तो कोई भी कंपनी आपको वापस पॉलिसी इशू नहीं करती। ओके, सो इट्स Because बेटर कि हाँ, आपकी अगर कोई भी मेडिकल हिस्ट्री है दैट इज हिस्ट्री, हाँ ट्रांसपेरेंट। जी, उसको आप ट्रांसपेरेंट रखो। आपको कवर मिले नहीं मिले, आपको प्रीमियम ज़्यादा देना पड़े, आप प्लीज़ दे दो, बिकॉज जब ये प्रॉब्लम आएगी तो एटलीस्ट यू नो इट्स कवर्ड। मेडिकल इंश्योरेंस के नाते देयर इज एनी अदर टिप और अ कैलकुलेशन यू वुड लाइक टू शेयर बिफोर वी मूव टू लाइफ इंश्योरेंस? राइट। सो मेडिकल इंश्योरेंस वन जो मैं बोलना चाहता हूँ कि लोगों को लगता है कि ये खर्चा है, एक्चुअली खर्चा नहीं है। मेडिकल इंश्योरेंस आपके खर्चों को बचाता है, आपकी सेविंग्स को बचाता है, ये आपका सेविंग को सेव करने वाला इंश्योरेंस है। तो प्लीज़ इसको लीजिए, अच्छे से लीजिए, बिकॉज 14% मेडिकल इन्फ्लेशन है आज की। अगर हम बात करें इंडिया के महंगाई की, वो 6% है, हमारी मेडिकल इन्फ्लेशन 14% है। प्लस वी हैव लॉट ऑफ न्यू डिजीज़ कमिंग अप, वी हैव लॉट ऑफ न्यू ट्रीटमेंट, मॉडर्न ट्रीटमेंट्स कमिंग अप। आपको अपने को ज़्यादा से ज़्यादा कवर रखना है सो दैट आपका पैसा नहीं जाना चाहिए। एंड अच्छी से पॉलिसी लीजिए और कंपनी के क्लेम रेशियो देख के लीजिए कि कंपनी, ऐसा नहीं है कि प्रीमियम इसका सस्ता है तो मैंने ये ले ली। प्लीज़ लुक एट द क्लेम रेशियो। और मैं अभी भी एडवाइस करूँगा कि किसी से एडवाइस लेके करिए जो इस काम में या हेल्थ इंश्योरेंस में बहुत सालों से है। क्लेम रेशियो का एग्जांपल दीजिए। क्लेम रेशियो का देयर आर कंपनीज, लेट्स सपोज कुछ कंपनियां, जैसे हमने अभी बात करी प्री एग्जिस्टिंग, कुछ कंपनियां जब आप उनको बताओगे कि आपको बीपी है या शुगर है या कोई और प्रॉब्लम है, हो सकता है कि 2 कंपनी आपको ना दे, 4 कंपनी आपको दे दें। राइट। बहुत बार ऐसा होता है कि जो 4 कंपनियां दे रही हैं वो अपने को अभी मार्केट में नहीं आई हैं, दे आर न्यू कंपनीज आती रहती हैं हर साल, वो सिर्फ अपना अभी क्लाइंट बेस बना रही हैं। तो आपसे प्रीमियम ले लेंगी कम में, बट देन जब क्लेम आएगा तो हो सकता है आपको क्लेम में प्रॉब्लम आए, होता है आपको क्लेम में पूरा अमाउंट ना दे। तो आपको वो भी देख के लेना है। यू नीड टू सी कि हर कंपनीज के अपने क्लेम रेशियो होते हैं, और गूगल पे आप जाके मिलोगे, IRD के वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा कि क्या क्या क्लेम रेशियोज़ हैं, कौन सी कंपनी कितनी पुरानी है। और ऑल्सो यू कैन एक्चुअली कंसल्ट अ फाइनेंशियल एडवाइज़र कि कौन सा लेना चाहिए, बिकॉज वी पीपल डील इन दीज थिंग्स एवरी सिंगल डे। तो हमको पता है कि कहाँ पे रिजेक्शंस आती हैं, कहाँ पे क्या प्रॉब्लम होती है। और मे बी अ कंपनी विच हैज़ अ साउंड बैकग्राउंड, यस। ओल्ड कंपनी हो, बड़ी कंपनी हो, आप अपने नाम आप सुनते रहते हो उसका नाम, देन यू शुड गो अहेड विद दैट। और फैमिली में अगर 4 मेंबर्स हैं, बच्चे हैं 2 एंड देयर अ कपल और बुजुर्ग हैं, तो क्या सब मेडिकली कवर्ड होने चाहिए? ऑल द मेंबर्स इन द फैमिली शुड बी मेडिकली कवर्ड? ऑल मेंबर्स शुड बी कवर्ड, बच्चे बूढ़े सब? हाँ जी, बट वो एक पॉलिसी में नहीं होंगे। अगर आपकी ओल्ड पेरेंट्स हैं उनकी पॉलिसी अलग होती है, आपकी पॉलिसी अलग होती है। बच्चे जहाँ पे 18 साल से ऊपर की हो जाती हैं तो उनको भी पॉलिसी से अलग करके एक नई पॉलिसी दी जाती है। सो कवर्ड सब होने चाहिए, बट दे शुड बी अ डिफरेंट पॉलिसीज़ व्हेन इट कम्स टू पेरेंट्स। एज इन अगर मेरे पेरेंट्स हैं उनकी अलग पॉलिसी है, मेरी अपनी पॉलिसी है। और जब तक 18 साल के नहीं होंगे मेरे साथ रहेंगे, जब बच्चे 18 साल के हो जाएंगे तो उनको एक अलग पॉलिसी में मुझे प्लान देना होगा। अब हम अगर लाइफ इंश्योरेंस की बात करें तो लाइफ इंश्योरेंस के नाते लाइफ इंश्योरेंस है क्या फैमिली का हर मेंबर लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी ले, या क्या वेरियस कॉम्पोजिशंस हो सकते हैं, 1 अर्निंग मेंबर, 2 अर्निंग मेंबर, हाउ वी गो अबाउट इट? सो लाइफ इंश्योरेंस में 2 तरह के प्लान होते हैं। एक हम सब ने सुना होगा LIC, जो हमारे पेरेंट्स हमेशा लेके बैठे थे। दूसरा होता है टर्म प्लान। नाउ एक होता है सेविंग, एक होता है टर्म। सेविंग में आप X अमाउंट देते हो, एक सर्टेन टाइम के बाद आपको वो अमाउंट वापस मिल जाता है, बढ़ा के। ऑब्वियसली आपको 5-6% पे इंटरेस्ट मिलता है। आपने 10 साल के लिए पेमेंट करी, 15वें साल में आपको प्लान या पैसा मिल गया। आपने 10 साल पेमेंट करी, 20 साल में मिल गया, अलग अलग प्लान है। सो बेसिकली जो आपका फिक्स्ड अमाउंट
लाइफ इंश्योरेंस प्लान है जिसमें आपने बोला कि 10 साल पेमेंट की, वो मैच्योर हुआ और 15 साल में पैसे पैसे मिले, मिल गए। सो उन 15 सालों में आपकी लाइफ इंश्योर्ड है जिसके नाम भी वो पॉलिसी है? हाँ, लाइफ इंश्योर्ड है, बट टू बी ऑनेस्ट जब सेविंग प्लान होता है, जो आप उनको पैसा दे रहे हो, आप अगर उनको लेट्स सपोज लाख रुपए दे रहे होंगे तो आपको उसमें सिर्फ 10 लाख का ही इंश्योरेंस मिला होगा या 15 लाख का ही मिला होगा, विच इज़ 10 to 15 टाइम्स ऑफ योर एनुअल प्रीमियम। सो एक सेविंग प्लान होगा, एक टर्म प्लान होगा। टर्म प्लान इज़ प्योरली इंश्योरेंस, या जो हम बात करते हैं कि अगर आपको करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ का चाहिए, देन आप टर्म प्लान लो। सेविंग प्लान से जनरली लोग वो बोलते हैं कि कुछ देने पे कुछ वापस मिल जाए, बट देन एक्चुअली इट्स वेरी कॉस्टली फॉर यू। कॉस्टली इसलिए बिकॉज आपके ऊपर इंश्योरेंस बहुत कम है। पहली बात तो आप इंश्योरेंस ले रहे हो, तो आप इंश्योरेंस के लिए ले रहे हो या आप सेविंग करने के लिए ले रहे हो? उसके लिए फिर सेविंग कहीं उसके और लिए कर एग्जैक्टली। लीजिए, सो राइट? ये कैसे है, ये ना रेल की दो पटरी है जो साथ में चलेगी, बट आप उसको मिलाओ मत, मिलाओगे तो वो डैमेज ही करेगी। तो सेविंग को आप अलग रखो, इंश्योरेंस को आप अलग रखो। जनरली दैट्स व्हाट वी एडवाइस। क्या आप ये भी कहना चाह रहे हो, वील कम बैक टू द लाइफ इंश्योरेंस, की जो यूलिप है या जो यूनिट लिंक्ड पॉलिसीज हैं उनमें नहीं जाना चाहिए? बिकॉज अगेन दे आर कॉम्बिनेशन ऑफ योर सेविंग एंड देन इंश्योरेंस। मैं वाज इट अ ये वेरी तो नहीं स्ट्रेट मैं क्वेश्चन? ये तो नहीं बोलूँगा कि नहीं जाना चाहिए, हाँ, बट आप कुछ पोर्शन डाल सकते हो, बट आपको सारे गोल प्लानिंग सब कुछ वहाँ से नहीं करना चाहिए। नहीं, सी वेयर आई एम कमिंग फ्रॉम राइट नाउ, लाइफ इंश्योरेंस के नाते कि यूलिप में क्या होगा कि आप वहाँ पर कुछ अपना लाइफ इंश्योरेंस के नाते पैसे दे रहे होंगे या हेल्थ इंश्योरेंस के नाते पैसे दे रहे होंगे, जी। और आपको वहाँ पे वो जो आपके मैनेजर होंगे वो कहेंगे कि कुछ पैसा हम आपका मतलब सेविंग यूलिप में डाल प्लान देंगे, में या उसमें राइट? डालते हैं। बट हाँ जी। इवेंचुअली जैसे अभी आपने थोड़ी देर पहले बात बोली कि होगा ये कि आपको वो महंगा पड़ जाएगा इवेंचुअली। महंगा क्यों पड़ेगा, मैं आपको बताता हूँ। आपने अगर पॉलिसी ली तो यू अंडरस्टैंड दैट इंश्योरेंस पॉलिसी। इंश्योरेंस पॉलिसी हम क्यों लेते हैं? हमको इंश्योरेंस चाहिए। अगर मैं लाख रुपए दे रहा हूँ और मुझे उसमें 10 लाख का इंश्योरेंस मिला हुआ है, तो इफ़ आई एम गॉन टुमारो, वो 10 लाख रुपए मेरी फैमिली के लिए क्या करेगा और कितने साल के लिए करेगा? 10 लाख रुपए में शायद अगर 2 बच्चे हैं किसी के, तो एक की एजुकेशन भी पूरी नहीं होगी। और ऑल्सो इन्फ्लेशन कितना कवर हो पाएगा उस 10 लाख में, ये भी तो है। अगेन देर आर अगेन सेविंग में भी दो तरह के प्लान्स होते हैं। एक होता है एंडोनमेंट, एक होता है यूलिप। एंडोनमेंट आपको फिक्स रिटर्न देगा 5-5.5%, और यूलिप आपको 8-9-10% दे देगा, डिपेंड्स ऑन द मार्केट कंडीशंस, डिपेंड मार्केट ने कैसे करा है। हाँ, ठीक है। एंडोनमेंट की मैं बात करूँ, 5-5.5% इक्वल्स टू 6-7% ऑफ द इन्फ्लेशन ऑफ द कंट्री। तो आप 1.5% हर साल गंवा रहे हो अपने पैसे के ऊपर। आपका पैसा ग्रो नहीं हो रहा, वो हमें लग रहा है ग्रो हो रहा है। सेकंड, आपने पॉलिसी ली थी इंश्योरेंस के लिए कि आपको इंश्योरेंस, समथिंग हैपन्स टू मी, माय फैमिली शुड गेट द मनी। मेरी फैमिली को पैसा कितना मिल रहा है, क्या आप वो देख रहे हो? हर कोई आके आपको समझा जाता है आप एक्स अमाउंट डालो आपको वाई मिलेगा, एक्स डालो वाई मिलेगा। आप ये पॉलिसी ले क्यों रहे थे? अगेन फाइनेंशियल लिटरेसी की हम बात करते हैं। आप ये पॉलिसी ले क्यों रहे थे? क्या आप सेविंग के लिए ले रहे थे कि मेरे बच्चों को ये पैसा चाहिए 15 साल के बाद, ये उसके लिए ले रहे थे, या आप अपनी इंश्योरेंस के लिए ले रहे थे? अगर बच्चे की एजुकेशन के लिए ले रहे थे, तो देन यू हैव मोर बेटर एवेन्यूज आउटसाइड, जो आपको बहुत बेटर रिटर्न दे देंगे, एंड आपको पता भी होगा ये कैसे ग्रो कर रहा है। इफ़ यू आर टेकिंग दैट पॉलिसी फॉर इंश्योरेंस, आई थिंक देन यू लुक एट द इंश्योरेंस कि आपको मिल क्या रहा है। इफ़ यू गॉन टुमारो, फैमिली को क्या मिलेगा? तो ये प्रॉब्लम है वेयर लोग जो हैं वो इन दोनों को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते कि मैं सेविंग के लिए ले रहा हूँ कि मैं इंश्योरेंस के लिए ले रहा हूँ। हम सब लोग ना सूखा लालच कर लेते हैं इतने डाल दूंगा, है मुझे ना? इतने मिल रहे हैं ना। डुअल प्रोडक्ट ना, मतलब इंश्योरेंस भी है वो भी है, बट देन वो दोनों किसी काम के नहीं है। आपका पैसा भी ग्रो नहीं हो रहा, आपको इंश्योरेंस भी नहीं मिल रहा है। बेसिकली आपकी बात से जो मुझे समझ आ रहा है, प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि अगर आप किसी भी तरह की फाइनेंशियल प्लानिंग या इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आपका पर्पस क्लियर होना बहुत क्लियर जरूरी है। होना चाहिए। देयर शुड बी अ क्लैरिटी ऑफ पर्पस कि मैं ये ले क्यों रहा हूँ। एंड अगेन बैक टू द थिंग, प्लानिंग। आप प्लानिंग करोगे तो आपको एग्जैक्टली पता होगा आप क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो। सो इज इट करेक्ट टू से कि अगर आपको मेडिकल इंश्योरेंस चाहिए तो आपको एक मेडिकल पॉलिसी ही लो, आपको अगर लाइफ इंश्योरेंस चाहिए अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए तो आप टर्म प्लान ही ले लो, टर्म which प्लान is ही ले, pure। एटलीस्ट टर्म प्लान तो लो। हाँ। क्योंकि अगर मैंने आपको फिर से बताया है, वो जो बेस ऑफ द पिरामिड है ना, उसमें इमरजेंसी फंड, हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ में टर्म इंश्योरेंस, नॉट एनी सेविंग प्लान। जब हम इसके ऊपर आते हैं और हम सेविंग की, इन्वेस्टमेंट्स की बात करते हैं, ये सारे प्लान्स ना वहाँ पे आते हैं। मैं ये नहीं बोलता ये नहीं लेना चाहिए, आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए। अगर आप सेविंग के लिए ले रहे हैं कि नहीं असीम
मेरा पैसा ना बहुत सारा मार्केट में लगा है, यहाँ लगा है, मेरे को डाइवर्सिफाई करना है, प्लीज गो एंड बाय अ पॉलिसी। हाँ, बुरी नहीं है, आपका लेकिन ऑब्जेक्टिव आप क्लियर होना उस पे चाहिए। अपनी लाइफ इंश्योर करने के लिए डिपेंड मत हाँ, करो। डिपेंड मत रहो। आपने LIC ले लिया, कोई भी किसी कंपनी का Yes. प्रोडक्ट लिया, इट इज ओके यू आर Yes. सेइंग, बट अब ये नहीं है कि आप अपनी सोचो मेरी लाइफ भी उसी में लाइफ इंश्योर भी हो उसी में गई। इंश्योर हो रही है, और लेट हर दैट बी क्लियर। हाँ, और हर पैसे से 15-20% नहीं कमाया जाता है, दैट इज व्हाई वी से डाइवर्सिफाई। तभी हम एक पोर्टफोलियो की बात करते हैं। हाँ, आपके पैसे को 8-6% पे भी रखना है, जहाँ नीड है 10 पे भी रखना है, 15 पे भी रखना है, और 20 पे भी रखना है। तो ओवरऑल आपका पोर्टफोलियो अगर आपको 12-15% दे रहा है, यू शुड बी हैप्पी एंड यू शुड नो कि मैं कहाँ पैसा क्यों डाल रहा हूँ। सो इफ वी कैन क्विकली सम अप लाइफ इंश्योरेंस, तो अगर एक ही सिंगल अर्निंग मेंबर है तो क्या वो टर्म प्लान ले, और अगर हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग हैं तो क्या दोनों इंश्योरेंस लें, अगर दोनों ले रहे हैं तो कितना लें? मैंने 3 सवाल एक ही में पूछ Okay. लिए। सिंगल पर्सन है अगर, हाँ, तो टर्म प्लान तो नेसेसरी है, मस्ट है, नीड है, बिकॉज उसकी अर्निंग पे वाइफ हैं, आगे बच्चे हैं, सब कुछ, और अगर उनके पेरेंट्स भी हैं तो वो डिपेंडेंट है। अगेन ये कितना होना चाहिए, कैलकुलेशन मैं वहाँ भी आपको मैं बताऊँ, कैलकुलेशन के लिए इट शुड बी 20 टाइम्स ऑफ योर एनुअल इनकम, ओके, राइट। अब आपको कितना इंश्योरेंस चाहिए, बात टीवी में ऐड आती है 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस इतने का, एक करोड़ फिगर आई कहाँ से? कोई भी इंसान आता है बोलता है 1 करोड़ दे दे, मैं पूछता हूँ ये 1 करोड़ की फिगर कहाँ से आई? बोलते हैं टीवी में, यही लोग 1 करोड़ ही बोलते हैं, टीवी में यही बताते हैं ना। 1 करोड़ में आपके बच्चे कितने हैं? लेट्स सपोज आपके 2 बच्चे हैं, अगर आप टुमारो यू नॉट देयर, आपके एक बच्चे की खर्चा और एजुकेशन उसमें निकल जाए, वही बहुत है। यू हैव सेकेंड किड, यू हैव अ वाइफ जिसका प्री रिटायरमेंट है, जिसका पोस्ट रिटायरमेंट है, राइट, एंड यू आर सिंगल अर्नर ऑफ द फैमिली, तो आपको वो सोच के लेना है। प्लस ऐसा नहीं है कि आपको मिल ही जाएगा, बहुत सारे फैक्टर्स डिपेंड करता है। दूसरा तरीका है कैलकुलेशन करने का कि आपके एक्चुअल एक्सपेंसेस कितने होंगे फ्यूचर में, आप उनको लिखिए, उनको टोटल अप करिए, और वो जो अमाउंट आएगा वो आपको ले लेना चाहिए कि मुझे पहले बच्चे के लिए 1 करोड़ चाहिए, दूसरे के लिए ये चाहिए, मेरी वाइफ का अगर मान लो मेरा खर्चा ₹1,00,000 है, मेरी वाइफ 30 साल जिएगी, प्लस इन्फ्लेशन है, वो सारी कैलकुलेशन करने के बाद आपका एक फिगर निकल के आती है, लेट्स सपोज 2.5 करोड़, तो 2.5 करोड़ आपके पास होना चाहिए टर्म प्लान में, टर्म प्लान जब हम अपनी लाइफ को इंश्योर कर रहे हैं। हाँ, और ये उस सिनेरियो में है जब एक सिंगल मेंबर ऑफ द फैमिली इज अर्निंग। राइट। अब दोनों अर्न करते हैं, आप अगर दोनों अर्न करते हैं ना, क्योंकि दोनों के उससे खर्चा चल रहा है, तो वाइफ को लेना चाहिए अपने ऊपर, हस्बैंड को लेना चाहिए अपने ऊपर, राइट। आई नो अ कपल जो वाइफ का इंश्योरेंस हस्बैंड पे करता है और हस्बैंड का इंश्योरेंस वाइफ पे करती है, टू एंश्योर समथिंग हैपन्स टू हिम आई गेट द मनी, राइट, एंड समथिंग हैपन्स टू मी ही विल गेट द मनी, सो दैट जो मेरे घर का खर्चा है, जो स्टैंडर्ड लिविंग है, मेरे बच्चे हैं, हम उनको वही सब कुछ दे पाएँ जो हमने अपने जीते जी सोचा है। तो क्या इस सिनेरियो में, क्योंकि 2 फैमिली मेंबर्स अर्निंग है, और ये मुझे लगता है सवाल सबके मन में आया होगा, तो क्या एक पार्टनर थोड़ा कम ले ले और एक ज़्यादा ले ले, हो सकता है, या दोनों बराबर ही इट ऑल्सो लें? डिपेंड्स ऑन द इनकम। जैसे मैंने आपको बताया, आपकी इनकम का 20 गुना अगर आप ले रहे हो, दोनों की अलग अलग इनकम होगी। आपको ये भी देखना है कि किसकी अर्निंग से बेसिक एक्सपेंसेस चल रहे हैं। अगर हस्बैंड की अर्निंग से बेसिक एक्सपेंसेस ज़्यादा चल रहे हैं, स्कूल की फ़ी, घर का खर्च, ये वो, और होता है कि वाइफ के एक्सपेंसेस से इट्स मोर अबाउट फन, गोइंग आउट, वेकेशंस, देन ऑब्वियसली दे कैन चूज़ कि आप उनको कैसे लेना है। अगेन इट्स अ फैमिली फाइनेंशियल डिसीजन। आपको ये हम यही कंसल्ट करते हैं, कंसल्ट करके आप ले सकते हैं। एल्स यू कैन अपनी सैलरी का आपको जो मिल रहा है आप वो ले लीजिए आज की डेट में, एंड प्रॉब्ली 5-7 ईयर्स डाउन द लाइन हम उसको फिर से रिवाइज करते हैं कि हमने 5 साल पहले लिया था या 8 साल पहले लिया था, आज हम वहाँ से यहाँ आ चुके हैं, हमारे खर्चे बढ़ चुके हैं, डू वी नीड टू इंक्रीज द इंश्योरेंस? तो इट्स नॉट अ वन टाइम थिंग। लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ, इमरजेंसी इज नॉट वन टाइम। इमरजेंसी फंड भी मैंने आपको बताया, आपकी सैलरी का अगर 6 या 8 टाइम्स है खर्चों का, आपके खर्चे बढ़ेंगे, राइट। 5 ईयर्स डाउन द लाइन वो होता है जो आपने कॉर्पस मेंटेन किया हो वो आपका 2 महीने का ही खर्चा निकाले। तो दीज थिंग्स हैज़ टू रिविजिट एंड रिवाइज कि मुझे आज क्या करना है। और वैसे भी इनका प्रीमियम एनुअली भी जाता है, तो आपको कंपनियां याद दिला देती हैं, कंपनी याद दिला देती हैं कि अब आपकी डेट आ चुकी है, आप अपनी बट इंश्योरेंस। अगेन पीपल आर इग्नोरेंट, जो कि प्रीमियम देते रहते हैं, बट दे डोंट कम बैक एंड रिविजिट देयर प्लानिंग कि हमने क्या प्लानिंग करी थी, इस प्लानिंग को हमको वापस रिवाइज करना है। क्या वो 1 करोड़ का इंश्योरेंस 8 साल के बाद, क्या वो 1 करोड़ रुपए सफिशिएंट है मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए? या जब मैंने लिया था उस टाइम मैं सिंगल हूँ, जब मैंने आज की डेट में लिया, नाउ आई एम मैरिड, आई हैव किड्स, क्या वो इंश्योरेंस आज चलेगा? नहीं चलेगा।
तो आपको वो बहुत रिविजिट करना पड़ेगा, एंड दैट इज़ वेयर प्लानिंग हेल्प्स। राइट। सो बेसिकली एट प्रेजेंट आपकी अर्निंग, आपकी लाइफ, आपके फ्यूचरिस्टिक गोल्स, आपके खर्चे, कैलकुलेटिंग एवरीथिंग, यू विल बी हैविंग अ सर्टेन अमाउंट कि मैं इतने का टर्म इंश्योरेंस ले सकता हूँ। और समिंग इट अप, मेडिकल इंश्योरेंस लीजिए बिल्कुल, एंड प्योर मेडिकल इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस बिल्कुल लीजिए, एंड प्योर टर्म इंश्योरेंस। इंश्योरेंस क्या कॉम्बो भी मिलता है कोई मार्केट में दोनों का नहीं, नहीं। ओके। टैक्स, बिकॉज दीज आर टू डिफरेंट कंपनीज ऑल Right. टुगेदर, दोनों अलग अलग उसमें आती हैं, वर्टिकल्स में आती एंड हैं। इफ एट ऑल अगर कोई फलाना कंपनी आपको सजेस्ट भी कर रही है, सो आपकी बातों से यही समझ में आया दैट डोंट गो इनटू कंबाइनिंग द बोथ बिकॉज गोल्स अलग हैं दोनों। ये दोनों वैसे भी कंबाइन नहीं होते। अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस लोगे तो आपको वो बोलेंगे कि एक्सीडेंटल इंश्योरेंस भी ले लो, हाँ, मे बी देयर आर फ्यू क्रिटिकल इलनेस पॉलिसीज, बट इट विल नॉट कम टू द टर्म इट विल नॉट इंश्योरेंस। कम टू द टर्म इंश्योरेंस। वो Okay. आपकी हेल्थ से रिलेटेड ही बताएंगे कि एक्सीडेंट हो गया तो आपको अलग से 20 लाख का सम एश्योर्ड मिल जाएगा आपका ट्रीटमेंट कराने के लिए। इवन लाइफ में भी ये होता है कि अगर आपने एक्सीडेंट इंश्योरेंस ले रखा है, अगर आपकी एक्सीडेंट से डेथ होती है तो यू विल गेट अनदर एक्स सम ऑफ मनी, तो उसके लिए आपको अलग से प्रीमियम देना पड़ता है। बट लाइफ एंड हेल्थ आर टू डिफरेंट इंश्योरेंसेस ऑलटुगेदर। एक छोटी सी ट्रीट हमारे व्यूअर्स को हम दे सकते हैं कि आपको टैक्स बेनिफिट मिल सकता है, इसमें आपको मिलता टैक्स है बेनिफिट मिलता है अगर आप हेल्थ या टर्म इंश्योरेंस बाय करते हैं। हाँ, तो आप इंश्योरेंस में आपको 80cc एक सेक्शन है जिसमें आप जब भी लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं, चाहे वो आप सेविंग प्लान ले रहे हैं, चाहे वो आप टर्म इंश्योरेंस ले रहे हैं, उसमें आपको अप टू 1,50,000 रुपीज़ तक का टैक्स सेविंग मिलता है। अगर हम बात करें हेल्थ इंश्योरेंस की, एक इंडिविजुअल के लिए 25,000 रुपये, और अगर आप अपने पेरेंट्स के लिए ले रहे हैं तो 50,000 रुपीज़ तक आपको 80D के अंदर, आपको इसमें सेक्शन के अंदर आपको इसमें बेनिफिट मिलता है। बट अगेन कमिंग टू अ न्यू टैक्स रिजीम, जो गवर्नमेंट ने अभी नई, ये पुरानी टैक्स रिजीम में था, जो नई टैक्स रिजीम आ रही है उसमें ये सब बेनिफिट्स नहीं है। अच्छा। देयर इज़ नो बेनिफिट, देयर इज़ नो, आप कहीं भी इन्वेस्ट करिए उसमें कोई रिडक्शन नहीं है, क्योंकि 12 लाख रुपए तक आपकी इनकम पे कोई टैक्स नहीं है। बट अगेन आपको आके देखना है कि मेरा 12 लाख रुपए अगर आप कमा रहे हो सिर्फ अपनी इनकम से, उसके अलावा आपकी इंटरेस्ट इनकम आ रही है, उसके अलावा आपने कहीं इन्वेस्टमेंट्स करी हैं, आपको वो आ रहा है, दैट अगेन CA, आप जो CA करते हैं, जो CA में हैं, प्रैक्टिस करते हैं, वो ये देखेंगे कि आपका कहीं पे टैक्स बन रहा है कि नहीं। न्यू रिजीम में ये सारी चीज़ें जो है वो एक्सक्लूडेड है। तो कोई भी टैक्स बेनिफिट ये मेडिकल इंश्योरेंस बाय करने पे मिल रहा है थोड़ा अभी बहुत? तक मिल रहा है, ओल्ड रिजीम पे मिल रहा है, न्यू पे नहीं मिलेगा। तो ये लागू कब से? ये लागू हो चुका है। नाउ हम लोग अभी फ़िलहाल सिलेक्ट कर रहे हैं, डिसाइड कर रहे हैं कि हमें ज़्यादा किस में टैक्स बेनिफिट हो रहा है, तो पीपल आर स्टिल ऑप्टिंग फॉर दैट। आई थिंक गोइंग फॉरवर्ड कंपलसरी हो जाएगा, इवेंचुअली हो जाएगा। अच्छा, अब अगर हम आगे बढ़ें तो नाउ वी कैन क्लियरली सी फ्रॉम व्हाट यू हैव जस्ट अप्राइज्ड ऑल ऑफ अस कि हमारी जो बेसिक इनकम थी उसका बड़ा हिस्सा तो अब हमारा चला गया इमरजेंसी फंड में, मेडिकल इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस। जी। अब थोड़ा सा पैसा बचा है उसकी इन्वेस्टमेंट्स कर लेते हैं। तो इन्वेस्टमेंट के नाते, इन्वेस्टमेंट मीनिंग नाउ आई वांट दैट थोड़ा पैसा टू ग्रो इनटू बिग मनी। सो हाउ वी ग्रो आवर मनी? So again planning will come into place. You need to understand, आपके वापस जब मैंने बात किया था शॉर्ट टर्म गोल्स, मिड टर्म गोल्स एंड लॉन्ग टर्म गोल्स, एवरीथिंग बॉइल्स डाउन्स टू योर गोल्स इन लाइफ। हर एक पैसा एक एंड गोल के लिए बना है। आप 1 रुपया भी सेव कर रहे हो, 100 रुपये सेव कर रहे हो, कभी ना कभी खर्च करोगे। अगर आपको पहले से आपने उसको डायरेक्शन दे दी है कि ये जो मैं 1-1 रुपया डाल रहा हूँ ये मेरे इसके लिए है, ये जो मैं 100 रुपये डाल रहा हूँ ये इसके लिए, ये मैं 1000 रुपये डाल रहा हूँ ये मेरे इसके लिए, लाइफ बिकम्स वेरी ईजी। ऑल्सो आपको पता एग्जैक्टली पता है कि शॉर्ट टर्म में मुझे कौन सा प्रोडक्ट यूज़ करना है, मिड टर्म में कौन सा यूज़ करना है, लॉन्ग टर्म में कौन सा यूज़ करना है। शॉर्ट टर्म में 7% 8% मिलता है, मिड टर्म में 8-10% मिल जाता है, लॉन्ग टर्म में यू माइट अर्न 10 फ्रॉम 12, 15, 18, 20% डिपेंड ऑन द प्रोडक्ट। यानी कि लाखों के करोड़ों हो जाएंगे। लाखों के करोड़ों हो जाएंगे, पर उसके लिए वेट करना पड़ेगा। उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। हम फोकस करते हैं कि कितना पैसा डालें और किस जगह डालें, कितने % पे डालें। बट एक चीज़ जो हम भूल जाते हैं वो है टाइम सबसे बड़ा फैक्टर है। पैसा तो आप डाल रहे हो, वो आपके हाथ, पैसा आपके हाथ में है, कहाँ डाल रहे हो वो आपके हाथ में है। जो टाइम है वो टाइम आपको देना पड़ता है अपने पैसे को ग्रो होने के लिए। और जो लोग बेसिकली मतलब वी आर वेरी इम्पेशेंट, हमको आज चाहिए, हमको अगले साल डबल करना है, जो होता नहीं है। सो अगेन कम बैक टू द क्वेश्चन कि उस पैसे को कहाँ डालें।
सो देयर आर टू क्वेश्चंस राइट नाउ। आपने कहा कि टाइम, तो कंपाउंडिंग का बहुत बड़ा सवाल बहुत है बड़ा कि धैर्य रखना है हाँ आपको। जी। वील कम टू दैट एज वेल। बट उससे पहले आपने एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बोली कि आप अपने पैसे को कहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। आपने बताया शॉर्ट टर्म है, मिड टर्म है, लॉन्ग टर्म लॉन्ग है, टर्म 6%, 7% एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो जब इस परसेंटेज की बात आती है तो सवाल सबसे बड़ा ये है हम सबके सामने कि मैं जब अपनी प्लानिंग कर रहा हूँ इन टर्म्स ऑफ कि मुझे छोटे गोल के लिए पैसा चाहिए या लंबे समय के लिए, या तो उसमें एक सवाल मेरे मन में है म्यूचुअल फंड्स को लेके और फिक्स्ड डिपॉजिट्स को लेके। म्यूचुअल फंड में आपने बोला 6%, 7%, 18%, 12%, काफ़ी बड़ी ग्रोथ दिख रही है। वेयर एज फिक्स्ड डिपॉजिट में जो परसेंटेज है वो कम वो रहती कम है। रहती है। इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे? अब हम फिक्स्ड डिपॉजिट में डालें पैसे या फिर म्यूचुअल फंड में डालें या दोनों में डाल दें या क्या करें? विच इज़ ओके बेटर? ओके सो कमिंग फ्रॉम, तो हम बात करते हैं पहले फिक्स डिपॉजिट की। फिक्स डिपॉजिट आपको इस समय 6, 6.5, 7% दे रहा है। फिक्स डिपॉजिट जब भी आप समझिए फिक्स, राइट, या फिक्स है, बिल्कुल वो फिक्स है। वो 1 साल में भी साथ देगा, 2 साल में भी साथ देगा, 3 साल में भी साथ देगा, या हो सकता है 10-15 पैसे का फ़र्क आ जाए। जब आप 1 साल का एफडी करते हैं या जब आप 3 साल का एफडी करते हैं, हो सकता है 10-20 पैसे का फ़र्क आ जाए। वो एक बहुत ही छोटा माइन्यूट अमाउंट है। आपको जब इमरजेंसी फ़ंड के लिए पैसा रखना है या आपको ऐसा पैसा रखना है जो आपको 1 या 2 साल में चाहिए हो सकता है, आई थिंक फिक्स्ड डिपॉजिट इज़ अ बेटर इंस्ट्रूमेंट अगर आपको उसके लिए रखना है। बिकॉज वन, फिक्स्ड डिपॉजिट आपके बैंक से लिंक होता है, प्लस आपके सेम डे अगले दिन आपको पैसा मिल जाता है। मैं अगेन बात कर रहा हूँ म्यूचुअल फंड फ्रॉम अ इक्विटी प्रोस्पेक्टिव। म्यूचुअल फंड में भी डेट फंड्स हैं जहाँ पे आपको सेम इंटरेस्ट मिलता है, राइट। सो एफडीज आपको सेम इंटरेस्ट एज इन एफडी? एज इन द एफडी, ओके। एंड इट ग्रोज लाइक एन एफडी। उसमें मार्केट लिंक नहीं होता, ऊपर नीचे नहीं होता। इवन मार्केट क्रैश हो रहा है तो आपको उसमें सेम 7%, 8% मिलता रहेगा। तो क्या इमीडिएटली उसको हम रियलाइज कर सकते हैं पैसे को, अगर जो डेट म्यूचुअल फंड है? इफ़ यू अगर आपने 12 बजे से पहले कर लिया तो शाम तक हो सकता है पैसा अकाउंट में आ जाए, अगले दिन सुबह तो आ ही जाएगा। सो इट Okay. टेक्स अ 1 डे, 1 Okay. प्लस T+1 आप उसको लेके चलिए। ओके। जनरली बाकी अगर हम बात करें हाइब्रिड या इक्विटी फंड्स, उसमें 2 या 3 दिन लगते हैं पैसा आने में अकाउंट में। सो इसमें 1 दिन लगेगा। बट अगेन डिफरेंस क्या है, तो मैं आपको समझाता हूँ कि एफडी ना आपको आपके पास 50,000, लाख, एक एक्स अमाउंट होना चाहिए जिसको आप बैंक के पास लेके गए, ये मेरा अमाउंट है, आप इसकी मुझे एफडी कर दो। राइट। वो आपसे पूछेंगे 6 महीने करना है, साल के लिए करना है, 1.5 साल, 2 साल, जो भी करना है। अब अगर आपने उसको ब्रेक किया तो आपको उसमें एक पेनल्टी चार्ज भी लगता है। आपने लाख रुपए की एफडी कराई, आपको 20,000 रुपये चाहिए, आपको एफडी ब्रेक ही करनी पड़ेगी। आपको ऐसा नहीं है कि आपने 20,000 निकाले और 80,000 रुपये एफडी में पड़े हैं, वो ब्रेक होके वापस आपके अकाउंट में आएंगे, फिर आपको उसकी एफडी बनानी पड़ेगी। ठीक है। और जनरली हमारी टेंडेंसी रहती है कि पैसा अकाउंट में आया, अरे मुझे खरीदना, मैं खरीद लेता हूँ। रिक्वायरमेंट एक जो थी वो 10,000, 20,000 रुपये और कहीं और निकल जाते हैं ना। यहाँ पे एक और इजी वे है जिसको हम बोलते हैं डेट म्यूचुअल फंड्स, विच इज़ कॉल्ड लिक्विड फंड्स। ना लिक्विड फंड्स आपको सेम इंटरेस्ट दे रहे हैं 7, 8, 9% का, प्रोबेबली 50 पैसा, 80 पैसा बेटर देन एफडी। फ़ायदा क्या है? फ़ायदा ये है कि उसमें आप एसआईपी कर सकते हो, हर महीने उसमें पैसा जा रहा है, जैसे जैसे आपके पास सैलरी आ रही है। आप उसमें वन टाइम डाल सकते हो। आपका लाख रुपए हो रखा है या 5 लाख हो रखा है, आपको उसमें से एक्स कोई भी अमाउंट चाहिए, आप उसको निकालो, देयर इज़ नो पेनल्टी। जो अमाउंट पड़ा है उस पर वो इंटरेस्ट आते रहेगा और ये अमाउंट अगले दिन आपके अकाउंट में आ जाएगा। सो बेसिकली अगर देयर इज 1 लाख रुपी लाइन तो आप उसमें से 20 निकाल सकते 20 हो, निकाल सकते हो, 80,000 पड़े रहेंगे, 80,000 पड़े रहेंगे, कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। कोई पेनल्टी नहीं। जैसे मैंने बताया कि आपने एक एसआईपी अपने शॉर्ट टर्म गोल के लिए, मैं अपना एग्जांपल देता हूँ। मेरे 4 इंश्योरेंसेज हैं एक साल में। मेरा कार इंश्योरेंस आता है, मेरा हेल्थ आता है, मेरा लाइफ आता है, मेरे पेरेंट्स का इंश्योरेंस आता है। एंड ऑल्सो मैंने उसमें क्या करा है, मैंने उसमें 25, 30, 40,000 रुपये और डाल दिए हैं कि इन केस कार ब्रेक डाउन हो गई है और कुछ और मेरे को चाहिए हो तो मैंने वो भी डाल दिया। लेट्स सपोज ये मेरा 2.5 लाख रुपये है जो मुझे हर साल खर्चा होना ही होना है। मैंने क्या किया, मैंने 2.5 लाख रुपये को 12 से डिवाइड किया, उतने अमाउंट की मैंने एसआईपी खोल ली। वो पैसा जा रहा है, मेरा हेल्थ इंश्योरेंस आया, मैंने वहाँ से 15,000 रुपये निकाले, मैंने अपना हेल्थ इंश्योरेंस पे कर दिया, राइट। 2-3 महीने बाद मेरा कार इंश्योरेंस आया, मैंने पैसे निकाले, कार पे कर दिया। मेरे पेरेंट्स का इंश्योरेंस आया, पैसा निकाला, वो पे कर दिया। एंड इन केस आई वांट टू बाय समथिंग फॉर माय हाउस, और अगर मेरे कार पे खर्चा लगाना है
मैं उस पैसे को निकालूंगा और खर्च कर दूंगा। बेसिकली यू सेइंग आपने एक अलग से फंड क्रिएट किया है विच इज केटरिंग टू दीज नीड्स, एनुअल जो एनुअल चार्जेस हैं एक्सपेंसेस। हाँ आपके। जी, ऐसे ही मैंने अपना ट्रैवल का फंड बनाया कि मैं, क्योंकि मुझे शौक है ट्रैवलिंग का, मैं बहुत घूमता हूँ, तो मैंने वो फंड बनाया है। वो फंड में मेरे लेट्स सपोज मेरे को 1.5 लाख रुपए चाहिए हर साल या 2 लाख रुपए चाहिए, तो मैंने उसमें क्या करा, 15,000 रुपये की SIP करी। मुझे पता है मैं 2 डोमेस्टिक टूर मार लूँगा, एक इंटरनेशनल टूर कर लूँगा, मैं अगेन इस महीने के एंड में फिर से ट्रैवल कर रहा हूँ, तो आई नो आई नीड दैट 40-50,000 फॉर डोमेस्टिक, मे बी 1 लाख 2 लाख फॉर इंटरनेशनल ट्रिप। वो SIP चल रही है, मेरा पैसा इकट्ठा हो रहा है, मैं वो पैसे को निकालता हूँ, जाता हूँ, घूमता हूँ, वापस आता हूँ, फिर काम करता हूँ, और वो SIP चल रही है। So life becomes so easy. Whenever you need money, the money is there because you have planned for that. नॉट बैड, ट्रैवल करना है तो SIP करा लो। SIP करा लो। Okay. And these all SIPs, because ये पैसा आपको 1 साल में चाहिए होता है, ये सब लिक्विड फंड्स में जाएगा। ओके तो अभी आपने SIP की बात की विच इज़ द सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, Plan. जिसमें हर मंथ आपकी एक किश्त आपकी इनकम से जाती रहेगी हाँ जी, टू फलाना फंड जो कि आप ही का पैसा है। और कई म्यूचुअल फंड्स में हमें ऑप्शन मिलती है जहाँ पे हम लमसम में पैसे दे सकते हैं। हाँ जी। सो से फॉर एग्जांपल अब सिनेरियो आ गया कि अच्छे दिन है, इनकम बढ़ रही है, तो कैसे हम उसको बैक एंड फोर्थ ट्रैक करें कि अब मैं लमसम में दे दूं या नया म्यूचुअल फंड ले लूं या फिर उसको SIP पे ही चलने दो, बिकॉज नाउ योर इनकम हैज़ इंक्रीज्ड। और मे बी जब भी ये फ्लक्चुएशन या वेरिएशन आए आपकी जो मेन इनकम है उसमें। ओके, सो जैसे हमने बात करी, हमने प्लानिंग कर रखी है, अब 2 साल के बाद या 1 साल के बाद मेरी इनकम बढ़ गई। नाउ फर्स्ट यू नीड टू सी कि मुझे सबसे पहले बकेट कौन सी भरनी है। बकेट एज इन मेरी जो गोल्स की बकेट है, मुझे ट्रैवल में डालना है, मुझे अपने इंश्योरेंसेस में डालना है, अगर मैं पूरी तरह से नहीं डाल पा रहा हूँ, मुझे इमरजेंसी फंड में डालना है, कि मुझे 3 साल के बाद कार लेनी है, मुझे उसके लिए डालना है, कि मुझे अपने रिटायरमेंट के लिए डालना है। नाउ डिपेंड ऑन द प्रायोरिटी एंड डिपेंड्स ऑन कि हाउ बैडली आई नीड इट, मैं उसमें SIPs बढ़ा सकता हूँ, राइट। मेरा अगर ट्रैवल का फंड इंटैक्ट है, मेरा ट्रैवल का फंड है, मेरा इंश्योरेंस का फंड इंटैक्ट है, इमरजेंसी फंड मेरा 6-8 लाख रुपए बन गया है। नाउ इफ़ आई वांट कि मुझे एक कार लेनी है और कार ज़्यादा से ज़्यादा मेरा डाउन पेमेंट पे लेनी है, मुझे कम लोन लेना है, तो मैं उसमें डालना शुरू कर दूँगा, राइट। वंस द कार इज़ फुलफिल्ड, फिर जो पैसा होगा वो मेरे जाना शुरू हो जाए, वो होगा मेरा रिटायरमेंट में। तो अगेन यू नीड टू रिविजिट द गोल्स एंड सी कि मुझे कैसे क्या करना है। अगेन एक और SIP जो मेरी कार की चलती है, एवरी 5-7 ईयर्स वी चेंज द कार। नाउ व्हाट वी डू, हम बात करते हैं कि मेरी कार अब आउट ऑफ हो गई है या 10 साल 15 साल की, अभी गवर्नमेंट ने वैसे ही स्क्रैप कर दिया है। अब क्या है, लोग पीपल आर रनिंग टू बाय अ कार बट दे हैवंट प्लान्ड। अब मैं कार लूँगा, उस पर 70% का लोन लूँगा, 30% की डाउन पेमेंट दूंगा। एक बेसिक कार की बात करते हैं, 15 लाख की कार है, 30% का मैंने डाउन पेमेंट दिया, मैंने लेट्स सपोज 4.5-5 लाख रुपए डाउन पेमेंट दिया, मैंने 10 लाख का लोन ले लिया। अब वो लोन अगले 5 साल के लिए मेरी 25,000 रुपये की किस्त बन गई। क्या ये 25,000 रुपये की नहीं, तो क्या मैं 10-12 हज़ार रुपये की SIP स्टार्ट कर सकता था 5 साल पहले अपने कार के लिए? जो मेरा पैसा मैंने शायद 6 लाख रुपये दिया होता और मेरा 7 ईयर्स में SIP डबल हो जाती है। तो अगर मैंने 6 साल 7 साल की SIP कर ली होती तो मैंने 5 लाख रुपए दिया होता, मेरा 10 लाख रुपए बना होता। मैंने 8 लाख रुपए दे दिया होता तो मेरी पूरी कार उस पैसे से आ जाती। और आज मैंने 10 लाख का लोन लिया है बैंक से, मैं बैंक को टोटल 10 लाख तो पे कर रहा हूँ, 8 लाख इंटरेस्ट और भी दूंगा। इंटरेस्ट में मैं 8 लाख और दे रहा हूँ। सो बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि अगर ये कार का गोल प्लान हो और आपने समय रहते अपनी इनकम का एक छोटा हिस्सा उस SIP में डाला हो, विच यू हैव एक्चुअली यूर आइंग एट बाइंग अ कार इन 5 years फ्रॉम नाउ, तो आपके पैसे वो बाहर से ही हो जाएंगे, आपको लोन नहीं लेना पड़ेगा। एग्जैक्टली। मैं आई ऑलवेज टेल पीपल टू गो डेट फ्री। जब ज़रूरत नहीं, जिस लोन की ज़रूरत नहीं है वो मत लो। लोन शुड बी योर लास्ट रिजॉर्ट। लोन शुड बी द लास्ट रिजॉर्ट। और लोन आपका लास्ट रिजॉर्ट तभी होगा जब आपने प्लानिंग की हो, आपने SIP या म्यूचुअल फंड वेयर यू हैव पुट इन योर दैट लिटिल मनी टू ग्रो। लेकिन एक और जो साथ में कॉन्ट्राडिक्शन चलती रहती है विद म्यूचुअल फंड्स एंड विद दिस मनी पार्ट विच वी आर इन्वेस्टिंग टू ग्रो, वो ये है कि द लास्ट ऑफ द मनी विच यू नीड शुड बी पुट इन हियर, जो कि आप ही की बात को भी विंडिकेट कर रहा है कि इमरजेंसी फंड, हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस आपकी प्रायोरिटी है और ये आपका वो फंड है जो ग्रो नहीं करने वाला, आपने अपनी सेफ्टी के लिए रखा हुआ है, विच यू हैव टू, यू आर ऑब्लाइज्ड टू। तो इसलिए आपको ये भी निर्धारित करना पड़ा होगा कि जो मेरा लास्ट ऑफ मनी है, मतलब मेरे पास ये पैसे अब मैं आई नो आई कैन
फ्रीली जस्ट लेट इट गो इन माय इन्वेस्टमेंट्स, ये आपका वो चंक होना ये चाहिए। आपका वो चेक होना चाहिए, यस। सो अगेन मैंने बताया कि ये जो छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट्स है आपको पहले इनका टेक केयर करना है, क्योंकि आपको पता है आपने प्लान नहीं करा, आपने लोन ले लिया, अब आपको पहले 10,000 रुपये की SIP देनी थी, अब आपको 25,000 रुपये बैंक को देने हैं, राइट। वो जो 15,000 रुपये आपके बचेंगे ना 5 साल के बाद, अगर आपने प्लानिंग कर लिया, दैट मनी यू कैन पुट एक्चुअली टू अ बेटर यूज़, यू कैन पुट दैट मनी फॉर योर रिटायरमेंट। आपकी रिटायरमेंट अर्ली हो सकती है, आपकी रिटायरमेंट में एक बड़ा कॉर्पस मिल सकता है, आप उससे कुछ और कर सकते हैं, आप उससे अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। सो दैट छोटी छोटी प्लानिंग जो मैं बता रहा हूँ आपको, प्लानिंग करने से जो अमाउंट बनता है, एंड फॉर नेक्स्ट 10-15 ईयर दैट अमाउंट बिकम मैसिव। तो ये जो प्लानिंग है, तो फिर हम म्यूचुअल फंड्स पे और वी गो इन द कोर पार्ट ऑफ म्यूचुअल फंड, जहाँ पे म्यूचुअल फंड बेसिकली आपके फंड को मैनेज किया जा रहा है। मेरा बड़ा बेसिक सवाल, क्योंकि सबके मन में ये लालच भी होगा, मैं खुद ही कर लेता हूँ इन्वेस्ट, व्हाई आई नीड अ म्यूचुअल फंड मैनेजर? ओके, सो हाँ देखिए, आज की डेट में वैसे ही ट्रेंड चल रहा है DIY का, कि मैं खुद से इंश्योरेंस ले लेता हूँ ऑनलाइन जाके। मैंने अभी आपको बताया था हेल्थ इंश्योरेंसेज में जो लोग खुद से जाके लेते हैं वहाँ कहाँ स्टक हो सकते हैं, राइट, एंड वाई मैं रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप एडवाइज़र के थ्रू लो। सो इंश्योरेंस में जब आप नहीं रहेंगे या आप हॉस्पिटल में हैं तो एडवाइज़र भाग दौड़ करके आपका क्लेम निकालेगा। कई बार कंपनी को लगता है कि आपको एडमिट नहीं होना चाहिए था बिकॉज ऑफ XYZ रीज़न, एंड हम लोग जो हैं कंपनी से फाइट करके आपका क्लेम निकालते हैं। और ठीक जब है? हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, जब इन्वेस्टमेंट की बात करें, सो देखो 2 चीज़ें होती हैं, पैसा मैनेज करना एक चीज़ होती है, इमोशंस मैनेज करना दूसरी चीज़ होती है। जब आप अपना पैसा गिरते हुए देखते हो ना, आपको लगता है मैं आज निकालूँ, मैं कल निकाल लूँ। जब कोविड में मार्केट गिर रही थी, 2008 में मार्केट गिर रही थी, एंड ये डेटा है, स्टडी है दैट 61% ऑफ द SIPs क्लोज डाउन अंडर 1 ईयर, क्योंकि लोग अपना पैसा माइनस में जाता हुआ नहीं देख सकते। अगर आपको वो 12, 14, 18% चाहिए, उस 12, 14, 18% को देखने से पहले यू शुड बी रेडी टू सी योर मनी -20, -30, -40। आपको वो तभी ग्रोथ तभी मिलेगी जब तक आपका पैसा नीचे नहीं जाएगा। वो आंखें आपको आपका म्यूचुअल फंड मैनेजर देगा। वो आंखें जब हम आपको नहीं पता कि ये काम लेट्स सपोज आपको नहीं पता ये काम कैसे करता है, पीपल हु कैन स्टडी दैट मच कैन हैव देयर अपने इमोशंस पे कंट्रोल रख सकते हैं। दे अंडरस्टैंड कि ये पैसा आज नीचे गया है, साल 2 साल ग्रो नहीं हुआ, बट 5वें साल में ये डबल हो चुका होगा। आप खुद जाके कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि ये मैं इतनी स्टडी नहीं कर सकता, मैं रोज़ इस पैसे को गिरता उड़ता हुआ नहीं देख सकता, आई थिंक देन यू नीड समवन हु कैन होल्ड योर हैंड एंड टेक यू थ्रू, डू द प्लानिंग फॉर यू। आप एक एक चीज़ आपका गोल को डिफाइन करे और आपको बताए कि कहाँ पैसा, कौन सा पैसा कहाँ जाना चाहिए। और ये बात भी तो होती है ना कि जब मार्केट लिटरेसी की बात आती है, इक्विटी लिटरेसी की बात आती है, बॉन्ड्स हैं, ETFs हैं, आप अपने फंड को डाइवर्सिफाई ही करेंगे जेन्युइनली, यू हाँ वोंट जी। पुट ऑल द एग्स इन वन बास्केट। तो इस मार्केट लिटरेसी की जाहिर तौर पे ज़रूरी नहीं ना आप में समझ में हो, यूर अ डॉक्टर और यूर एन इंजीनियर और यूर आर्टिस्ट, मैं तो हाँ, आप नहीं रीड कर रहे होंगे नहीं read मार्केट। हाँ, सो बिकॉज ये मैं क्यों कह रही हूँ कि कई बार ऐसा भी देखा गया है कि पर्सनली लोगों ने जाके कोशिश की कि हम इक्विटी में करें, उन्होंने किया भी इन्वेस्ट। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप ये ना करें, आई एम नॉट ट्राइंग टू डिस्करेज yes, एनीवन, बट होता ये कि कई बार मार्केट की और फ्लक्चुएशंस की कम समझ होने की वजह से आपका वो पैसा डूब जाता है, yes. यू डोंट गेट बैक You दैट don't मनी। get back the money. प्लस उस एक प्रॉब्लम और है, आपका पैसा मान लो 1 साल में माइनस में गया, अभी मार्केट 7-8 महीने डाउन थी, अब जाके वापस प्लस में आना शुरू हुई है। पीपल हु हैव डन देयर इन्वेस्टमेंट DIY, जिसने खुद से किया था इन लास्ट 4 ईयर, दे हैव सीन 25-30% रिटर्न। नाउ व्हेन द मार्केट्स हैव नॉट गिवन रिटर्न इन लास्ट 8 मंथ्स, दे वर लाइक कि 8 साल तो पैसा कमा लिया, अभी क्या हुआ, 4 साल पैसा कमा लिया, अभी क्या हुआ। नाउ दे स्टार्टेड विड्रॉइंग देयर मनी। कोविड में जब पैसा गिरा था तो लोगों को पता ही नहीं है कि ये पैसा मुझे निकालना है कि नहीं निकालना है। जब पैसा गिरा, वी हैव हेल्प्ड आवर क्लाइंट्स नॉट टू टच देयर मनी। दिस इज़ अ टाइम जब आपको पैसा डालना है, क्योंकि आपको 100 रुपये की चीज़ 90 की, 80 की, 70 की मिल रही है। जितनी मार्केट नीचे जा रही है उतना लमसम डालिए। सो दैट्स योर टिप कि जब मार्केट गिरी है, जब इट मार्केट इज गिरी है, बियरिश, आप yes, खरीद लो। आप छोड़ दो अपने फंड्स को, कौन सा 10% गिरा है, कौन सा 20 गिरा है, कौन सा 30 गिरा और है, ये कहीं नहीं है कि बुलिश है तो आपको बेचना ही और है। आपको बेचना है। आपको बेचना तभी है जब आपको पैसा चाहिए। जो नहीं, अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, अगर आपको सिर्फ आप आए हैं, आपने पैसा डाला, साल में निकाल लिया, फिर डाला, फिर साल में निकाल लिया, देन म्यूचुअल फंड इज़ नॉट फॉर यू, देन यू गो इनटू स्टॉक्स। अगर आप
ट्रेडिंग करने आए हैं, which is day to day डे trading. टू डे ट्रेडिंग, और यू कीप अ मनी 15-20 डेज, पैसा बना निकाल लिया। बट कमिंग बैक टू विच यू जस्ट मेंशन कि ये साइकी बहुत आम है, खासकर कि ये रिटेल इन्वेस्टर के साथ बहुत प्रॉब्लम होती है कि वो देखता है कि मार्केट उठी हुई है, चलो मैं पैसे पैसा डालूंगा, निकालो। मेरे कल ही पैसे डबल ट्रिपल हो जाएंगे एंड आई एम डन. आई एम डन। बट दैट इज नॉट द स्टोरी ऑफ लाइफ ऑफ एनीथिंग एंड ऑल्सो विद मनी एंड द Yes, फाइनेंसेस. yes. अगर आपको कंपाउंड करना है एंड इफ योर एम इज एट कंपाउंडिंग, यू हैव टू वेट, यू हैव टू स्टे. आप वहाँ रहेंगे तभी एवरेज कंपाउंडिंग के बिना पर यू विल कम आउट विनिंग. सी छोटा सा एग्जांपल है यहाँ पे, चाहे सैलरीड है चाहे बिजनेस ओनर्स हैं, क्या आपका बिजनेस डबल एक साल में डबल होता है? नहीं होता. इट टेक्स 5-7-10 ईयर्स. अगर जो इनकम में है, कि आपकी इनकम डबल होती है? नहीं, आपको 10-12% का रेज मिलता है हर साल, एंड फाइनली 5 ईयर्स में जाके आपकी इनकम डबल होती है. एल्स यू आपने कुछ एक्सेप्शन काम किया है या कुछ ऐसा किया है. एवरीथिंग टेक्स टाइम. यू नीड टू हैव पेशेंस. जब आप अपनी जॉब में पेशेंस दिखा रहे हैं, बिजनेस में पेशेंस दिखा रहे हैं, व्हाई नॉट इन इन्वेस्टमेंट्स? इसलिए बड़ा इन्वेस्टर बड़ा बनता है क्योंकि बड़ा वो रहा वहाँ पे. जब मार्केट उठी है, बड़ी है, गिरी है, यू हैव स्टेड देयर एंड देन यू विल कम आउट अर्निंग. पर यहीं पे एक सवाल होगा कि बिकॉज सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट म्यूचुअल फंड्स, तो अगर आपका मैनेजर आपके म्यूचुअल फंड्स को मैनेज कर रहा है, तो क्या आपको एज एन एंड यूज़र और रियलाइजिंग योर मनी, आपको क्या बार बार उसे रिव्यू करना चाहिए? और अगर आपको रिव्यू करना चाहिए तो क्या आपको किस टाइम फ्रेम में रिव्यू करना चाहिए? महीने में, साल में, या फिर यू नो देयर इज अ न्यूज़ इन द मार्केट, तो सेंटिमेंट के बिना पे हाउ यू गो अबाउट इट? ओके, पहली बात तो जैसे आपको ये डिसाइड करना है कि आप एक फ़ंड डिसाइड कर कैसे रहे हो, राइट? लेने के बाद तो जो हम रिव्यू करेंगे उसमें हम बाद में आते हैं. पहले हम आएंगे कि मैंने अगर एक्स कंपनी का एक्स फंड लिया है तो मैंने लिया क्यों है, मेरी बाइस क्या है लेने की. हाँ. क्या मैंने उसका 1 साल का रिटर्न देखा है, या मैंने उसका 5 साल का रिटर्न देखा है, या मैंने 10 साल का देखा है? मैं क्या देख के फ़ंड के अंदर एंटर कराऊँ? एंड जनरल पब्लिक जो देखती है वो देखती है रिटर्न्स. इसने 5 साल में सबसे ज़्यादा रिटर्न दिया, 1 साल में सबसे ज़्यादा रिटर्न दिया. दीज ऐप्स, यू नो, दीज डेज हम DIY की बात कर रहे हैं, बहुत सारी ऐप्स आ गई हैं जो आपके उसमें पॉपअप देती हैं कि इस फंड ने 1 साल में सबसे ज़्यादा रिटर्न दिया. तो पीपल गेट अट्रैक्टेड दैट फंड एंड कीप स्टार्टेड बाइंग. जिस फंड ने रिटर्न दे दिया ना, अब आपने बाय करा है, वो गिर जाएगा क्योंकि वो दे चुका है रिटर्न. हो सकता है 6 महीने साल और दे दे, क्योंकि दे दिया ना. जिस चीज़ ने दे, जो चीज़ उसकी न्यूज़ क्रीम में आ जा गई, चुकी है. जो चीज़ न्यूज़ में आ गई उसकी क्रीम चली गई, अब वो फ्लैट होने वाला है. Actually, the time was when you say that you buy on rumor Yes. and sell on news. Sell on news. So news आ गई तो मतलब it is already News sold आगे तो and sold है. yeah. हाँ जी, बिल्कुल. So what we chase, we chase for the best funds in the market. Those best funds will not be a best fund 2 years from now. The other company कोई और कंपनी ले लेगी. तो क्या होता है, when it comes to the AMC, the asset management companies, HDFC, ICICI, जितनी भी म्यूचुअल फंड हाउस हैं, इनका एक बाइस है, उनका एक फंड मैनेजर है जिसको लगता है कि ये टेक्नोलॉजी बढ़ेगी आने वाले 3 सालों में. किसी को लगता है फार्मा बढ़ेगी, किसी को लगता है हेल्थ केयर बढ़ेगा, हाँ. किसी को लगता है FMCG IT बढ़ेगा, किसी को लगता है FMCG बढ़ेगा. और हर एक फंड में, कम से कम हर एक म्यूचुअल फंड्स में, इक्विटी या हाइब्रिड फंड्स की बात करूँ, देयर आर मोर देन 50-70 कंपनीज एंड देयर आर मोर देन 8 to 10 सेक्टर्स. तो 8 से 10 सेक्टर्स, हर एक सेक्टर के 5 से 8 फंड रहते हैं. तो आपके 80-90 फंड्स रहते हैं हर एक उसमें. अब डिपेंड करता है कि वो ज़्यादा एलोकेशन किस सेक्टर में लगा रहे हैं. अब अगर वो सेक्टर भाग रहा है तो उस कंपनी का फंड भाग रहा है. और मार्केट साइकिल होती है, हर 2-3 साल में एक सेक्टर उठता है, दूसरा गिरता है. तो अगर 3 सालों में ये भाग गया और इसने किसी एक सेक्टर में लगा रखा था, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये सेक्टर अभी भाग रहा था, इसलिए आने वाले टाइम में क्या होने वाला है, दैट यू हैव टू स्टडी. तो ये सब मार्केट स्टडी है जो आप करते हो. ओके. तो मैंने यही बोला कि आप फंड में एंटर क्या देख के कर रहे हो, और इस फंड ने रिटर्न क्यों दिया है, आपको ये देखना है. सो अगर इस फंड ने रिटर्न दे दिया और आप घुस गए, तो हो सकता है आपको साल भर में वो वापस नीचे दिखे एंड फिर आपको लगे कि यार वो तो 25% दे रहा था, इस साल तो 4% भी नहीं आया, और बाकी फंड ने 15-20% दे दिया. कमिंग ऑन टू दिस, आई मीन ऑफ कोर्स सेक्टर वाइज बहुत डाइवर्स ऑप्शंस हैं जैसे अभी आपने हमें बताया, बट कोई एक वो आपका फंड होगा विच विल हेल्प यू रियली ग्रो लीप्स एंड बाउंड. जैसे राकेश झुनझुनवाला का टाइटन को लेके बहुत बड़ा एग्जाम्पल है. तो मुझे ये बताइए कि मुझको मेरा टाइटन कैसे मिलेगा? देखो, टाइटन हर साल तो नहीं भागा होगा, फॉर श्योर. मैं भी फंड की वही बात कर रहा हूँ. आपने क्या देख के फंड लिया, मैं उसको वहीं कनेक्ट कर रहा था कि आपने क्या देख के फंड लिया.
वो फंड हो सकता है कि अब साल 2 साल ना चले, तो कोई पैरामीटर्स हैं, हालांकि आपका म्यूचुअल फंड मैनेजर देखेगा ये सब, देखेगा ही राइट? उसको। हाँ जी। बट मे बी जस्ट फॉर अ जनरल इन्फॉर्मेशन, क्या कोई ऐसे थंब रूल या 3-4 पैरामीटर्स हैं जिससे हम अपने टाइटन को जब ढूंढें, बेसिकली अपने आप अर्निंग म्यूचुअल फंड को ढूंढें या उस फंड को ढूंढें, तो ये बातें गौर कर लें? 1 2 3। सो वी लुक एट कि फंड मैनेजर्स कौन है, उसका क्या ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, कौन कौन से फंड्स उसने पिछले कितने साल में हैंडल करे हैं, उनके क्या कैसे रिटर्न्स रहे हैं, प्लस AMCs जो हैं, जो म्यूचुअल अच्छा, फंड ये तो हाउसेस फंड हैं, मैनेजर के, हाँ ये भी बहुत ठीक इंपॉर्टेंट है। है। हाँ, सो वही तो हैंडल कर रहा है आपका दिस वुड पैसा। हैव बीन माय नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाँ। अच्छे फंड मैनेजर को कैसे पहचाने? तो आपको देखना है कि ये कितने साल का एक्सपीरियंस है उनको, जो हम देखते हैं, प्लस फंड कितना रिस्क ले रहा है आपको रिटर्न देने के लिए। क्या एक फंड 100 रुपये का रिस्क ले रहा है आपको 70 रुपये देने के लिए, एक फंड होता है कि 50 रुपये का रिस्क ले रहा हो आपको 40 रुपये देने के लिए। बहुत सारी टेक्निकलिटीज़ हैं जो हम पढ़ते हैं। एंड सो दिस इज अबाउट द फंड मैनेजर, जब आप अपनी फंड मैनेजर या AMC को चूज करें, राइट? अबाउट द फंड मैनेजर, फंड ने तो ये ना, फंड की सारी रिपोर्ट होती है जो हम पढ़ते हैं। फंड आपको क्या दे रहा है, क्यों फंड ने रिटर्न दिए, क्यों फंड ने रिटर्न्स नहीं दिए, क्यों कौन सा फंड कंसिस्टेंट दे रहा है, उसने ऐसा क्या किया हुआ तो है। इफ आई एम पिकिंग अ फंड इन माय पोर्टफोलियो कि आज मुझे से FMCG सेक्टर में फलाना फंड पिक करना है, तो क्या कोई 1-2 बातें हैं जो मुझे देखनी चाहिए बिफोर आई एम पुटिंग माय फिंगर ऑन दैट फंड? मेरे ख्याल से आप ये देख सकते हैं कि इंडिया बेट कहाँ कर रही है, किन सेक्टर्स में इंडिया पैसा लगा रही है, और उन फंड्स ने उन सेक्टर्स में क्या एलोकेशन दे रखी है। अगर उनकी टॉप एलोकेशन है, आई थिंक द फंड विल रन। प्लस देखो, म्यूचुअल फंड ना बना ही, इट्स अ नो ब्रेनर। म्यूचुअल फंड्स आर एक्चुअली मेंट कि आपको ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है। एक अगर फंड 1 साल नहीं चला, इट्स ओके, 2 साल के बाद आप देखोगे शायद वो 3rd ईयर में बेस्ट रिटर्न दे रहा होगा, 5th ईयर में शायद वो एवरेज रिटर्न दे रहा होगा, 7th ईयर इट विल अगेन बॉयल डाउन टू 12, 14, 13%. We are not chasing the best funds every single year. So if I may ask this question कि आपकी मार्केट रियलाइज कर रही है ऑन अ हायर नोट, से फॉर एग्जांपल 10%, और आपका फंड जो है वो मार्केट से नीचे रियलाइज कर रहा है एट 7%, तो क्या इस सिचुएशन को देख के घबरा जाना चाहिए और क्विट कर जाना चाहिए कि मेरा फंड परफॉर्म नहीं कर रहा है? ओके, तो ये बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने, एंड ये बहुत बार होता है, एंड वी ऑल्सो रियलाइज्ड विद द टाइम एंड स्टडिंग कि ये क्यों होता है और हमें क्या करना है इस कंडीशन में। वन, अगर आप मार्केट की बात करें, मार्केट क्या है, सेंसेक्स है और निफ्टी है। सेंसेक्स टॉप 50 कंपनी से बना है जो इंडिया की हैं, और जो निफ्टी है वो सेंसेक्स 30 कंपनीज है, निफ्टी 50 कंपनीज है। टॉप 50 कंपनीज, यू टॉक अबाउट 50 कंपनीज जिनके प्रोडक्ट्स आप यूज़ करते हो, जिनको आप देखते हो, रिलायंस, अंबानी, टाटा, यू हैव एयरटेल, यू हैव सीमेंस कंपनीज, तो ये सारी बड़ी कंपनीज है। जब हम बात करें कि मार्केट ने 10% दिया, मतलब इन 30 या इन 50 कंपनी का एवरेज हमको 10% आया, ठीक है। मेरा फंड ने मुझे 7% दिया या 6% दिया। अब मुझे ये देखना है कि मेरा फंड, क्या मेरा फंड लार्ज कैप है, क्या मेरा फंड मिड कैप है, क्या मेरा फंड स्मॉल कैप है, क्या मेरा फंड कोई कैटेगरी का फंड है, या मेरा मल्टी कैप फंड्स है। नाउ हम म्यूचुअल फंड्स की बात कर रहे हैं, तो मैं आपको थोड़ा सा ये भी समझा दूं कि ये है कैसे, और ये जो आपका सवाल था, ये लिंक अप कैसे होगा। नाउ अगर आपका लार्ज कैप फंड है, लार्ज कैप का मतलब कि 2,500 करोड़ से ऊपर की 25,000 करोड़ से ऊपर की कंपनी है, 25,000 करोड़ से जिनकी वैल्यू ऊपर है, वो सब लार्ज कैप है, राइट। 25,000 करोड़ से लेकर 5,000 करोड़ की जो कंपनियां हैं वो मिड कैप कंपनीज हैं, जिनका आपने कभी कभार नाम अब आप सुनते होंगे। 5,000 करोड़ से जो नीचे की कंपनियां हैं और जो मार्केट में रजिस्टर्ड हैं, वो सारी स्मॉल कैप है। नाउ जो लार्ज कैप कंपनीज हैं, जब ये ग्रो करेंगी, ये डबल 2 साल 4 साल में नहीं होती, क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत बड़ी हैं। इनको डबल होने में विल अगेन टेक सो मेनी ईयर्स। तो ये इनका जो रिटर्न है वो एक बहुत स्टेबल रिटर्न है, 10 से 12% रिटर्न इनका एवरेज आता है, और ये गिरती भी उसी हिसाब से। अगर ये गिरेंगी तो शायद ये 10% गिरेंगी। मिड कैप ऑन दी अदर हैंड उठेगी तो ये 15-18% देगी, जब गिरेगी तब भी आपको ऐसे ही गिरेगी। और जब स्मॉल कैप की बात करें, वो और छोटी कंपनीज हैं, वो और सो रिस्क की बात करते हैं, जैसे जैसे कंपनियां छोटी होती रहती है उनका रिस्क बढ़ता रहता है। स्मॉल कैप आपको 20 से 15 से 18 से 20% दे देंगी, जब गिरेगी तो इतना ही गिरेगी। नाउ अगर आप लेट्स सपोज आपका एक मल्टी कैप फंड था, जिसने इसमें भी लगाया, इसमें भी लगाया, इसमें भी लगाया, लार्ज भी है, मिड भी है, स्मॉल भी है। नाउ क्योंकि ये ज़्यादा गिरी है, इससे थोड़ी कम गिरी, इससे ज़्यादा गिरी, और हम इसको बेंचमार्क दे रहे हैं एक लार्ज कैप का, तो लार्ज कैप तो 10% ही गिरा था मान लो, या बढ़ा था।
जब मार्केट वापस रिवाइज हुई तो इसको जो ज़्यादा गिरा इसको ज़्यादा टाइम लगा रिवाइज होने में, इसको जो और गिरा इसको और टाइम लगा रिवाइज होने में। तो मेरा जो रिटर्न है इन तीनों का एवरेज 7% बना, जबकि जो टॉप 50 कंपनीज हैं इंडिया की वो जल्दी उड़ गई और उन्होंने मेरे को 10% दे दिया। तो क्या यहाँ मेरा फंड ख़राब है? नहीं, मेरे को अपने फंड को टाइम देना है और मुझे ये भी समझना है कि मेरा फंड का पैसा एक्चुअली लगा कहाँ पे है। पर वो फंड को आप टाइम देंगे अगर आपको लगता है इट्स अ सेफ बेट, जैसे आपने बताया लार्ज कैप, लेकिन अगर वो स्मॉल कैप फंड है तो क्या ये समझदारी है कि आपको देख लेना चाहिए कि कितना वेट करोगे आप स्मॉल कैप के साथ, या करना भी है वेट या नहीं करना है? अगेन जब हम बात It can be करते risky, हैं, yeah. जब हम बात करते हैं शॉर्ट टर्म, मिड टर्म एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स की, मैं सजेस्ट ये करता हूँ कि जब हम मिड कैप्स या स्मॉल कैप्स की बात करें, हम अपना पैसा 8 से 10 साल के से पहले के गोल में नहीं डालेंगे। तो जब मार्केट ने 10% मार्केट उठी है या हमारा फंड 7% उठा है, आपको उनको नहीं देखना है, आपको उस फंड को अगले 5 साल तक नहीं देखना है। यू नो, जब हम रिस्की इन्वेस्टमेंट्स की बात करते हैं, ये बहुत ऊपर जाते हैं और बहुत नीचे जाते हैं। जब नीचे जाते हैं इट टेक्स टाइम टू रिवाइज बैक एंड कम बैक टू द नॉर्मल पोजीशन जहाँ पे वो हैं। बट ये पता कैसे लगे कि अब वो वाइप ऑफ ही हो चुका है? देखिए लार्ज कैप तो वाइप ऑफ नहीं होता है जनरली, बट स्मॉल कैप के वाइप ऑफ होने के और राइट ऑफ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। सो इफ़ द टाइम हैज़ कम, क्योंकि कई बार ये होता है इट इज़ नॉट राइट टू राइड ऑन अ रॉन्ग बाइक ऑल द टाइम, राइट? सो क्या कभी ये सिनेरियो पे आप लैंड कर जाओगे कि आई अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेज कंपाउंडिंग दैट यू हैव टू वेट फॉर योर मनी टू ग्रो, लेकिन क्या कभी ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी गलत गाड़ी में ही बैठे हुए हैं और अब उतर जाओ आप? राइट। तो जब तो मैं एग्जांपल देता हूँ यहाँ पे ना, व्हेनेवर वी फ्लाई, राइट, हमारे पास 4 एयरलाइन है, हम क्यों एक एयरलाइन चूज़ करते हैं और दूसरी नहीं करते? एक तो प्राइस हो गया कि हम ठीक है हम प्राइस देख रहे हैं, बट व्हेन इट कम्स टू सेफ्टी लुक एट कि इसके इंसिडेंट कितने कम हुए हैं, इसके ज़्यादा हुए हैं, या आजकल न्यूज़ में सो दैट इज़ हाउ वी चूज़, राइट? व्हेन वी, तो ये बात हो गई उसकी। अगेन ट्रेन, बसेस, जो भी हम इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, हम देखते हैं कि सेफ्टी किस में है। नाउ यहाँ पे जो आपका इंजन को चला रहा है वो है फंड मैनेजर। फंड मैनेजर आपसे और मेरे से बहुत ज़्यादा नॉलेज रखता है मार्केट की। दे आर पेड इन करोड्स फॉर दिस ओनली। दे नो कौन सी कंपनी कौन सा क्या कर रही है, कौन सी कंपनी उठने वाली है, कौन सी कंपनी में क्या न्यूज़ चल रहा है। तो अगर एक कोई स्मॉल कैप की अगर हम बात करें, जो हम बात कर रहे थे, अगर एक स्मॉल कैप कंपनी उसको लग रहा है कि ये इसकी वैल्यूएशन सही नहीं है, वो उसको अपने फंड से एग्जिट कर देगा, सेल द शेयर एंड प्रॉब्ली बाय अ डिफरेंट स्मॉल कैप कंपनी। तो हमारा रिस्क वहीं पे मिटिगेट हो गया, आपके पास तो पहुंचेगा ही नहीं वो। नाउ वो था फंड मैनेजर जो उसने किया। देन वी कीप ऑन लुकिंग एट द फंड्स कि कौन सा फंड कंसिस्टेंट परफॉर्म कर रहा है। एक्चुअली वही हम एडवाइस करते हैं कि आप देखो कि कंसिस्टेंसी, अगर ये 15% दे रहा है तो पिछले 5 सालों में कंसिस्टेंट कितना रहा है। 1 साल में, 3 साल में, 5 साल में, 8 सालों में, जितना कंसिस्टेंट है उतना अच्छा है आपके लिए, क्योंकि उतना आप पीस ऑफ माइंड के साथ सो सकते हैं और पैसा अपना इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो बेसिकली यू हैव टू ट्रस्ट योर फंड मैनेजर। यू हैव टू ट्रस्ट द फंड मैनेजर। एंड देयर आर 2 फैक्टर्स। एक तो क्योंकि दे आर इनटू इट, तो वो ज़्यादा वेल वर्स्ड हैं विद द मार्केट एंड द न्यूएंसेस। ऑफ कोर्स आपसे ज़्यादा एजुकेटेड और इस वक्त लिटरेट हैं टू अंडरस्टैंड द मार्केट एंड द मे बी द ट्रेंड। और दूसरी बात, जैसे आपने बिल्कुल सही फरमाई कि उनको इंसेंटिव्स मिलते हैं कंपनी से to have a good amount in their kitty। तो वो पूरी कोशिश कर देगा आपकी फंड मैनेजर कि भाई आपको एज अ क्लाइंट वो रख सके अपने पास, उसमें, हाँ जी, कंटेन करके रख सके। सो नाउ इफ वी मूव टू द फंड्स, डाइवर्सिफिकेशन कैसा होना चाहिए हमारे फंड्स का, म्यूचुअल फंड्स का? क्या आई डोंट नो, बट ये बहुत ही वेरिएबल क्वेश्चन है, बट आई विल स्टिल आस्क बिकॉज अब मेरे मन में ये सवाल है कि क्या कोई सेक्टर्स हैं 3 या 5 जो कि आप हमेशा एडवाइस करते हो दैट शुड बी इन योर किटी, और अगर हम अपने फंड्स को डाइवर्स करना चाहते हैं, सो व्हाट वी शुड कीप इन माइंड, हाउ वी डाइवर्सिफाई, और ज़रूरी क्यों है डाइवर्सिफाई करना? तो इसलिए ज़रूरी है डाइवर्सिफाई का, 1 बिकॉज मार्केट साइकिल्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि एक साइकिल में फार्मा दौड़ रहा है, एक साइकिल में आईटी दौड़ रहा है, एक साइकिल में टेक्नोलॉजी दौड़ रहा है, एंड सो फोर्थ। तो आपका इससे ज़रूरी इसलिए भी है ताकि आपको एग्जैक्टली इस सेक्टर का भी फ़ायदा मिले, इस सेक्टर का भी फ़ायदा मिले, इस सेक्टर का भी फ़ायदा मिले। नाउ यू अंडरस्टैंड, यू ऑल्सो नीड टू सी कि इंडिया की ग्रोथ स्टोरी क्या है, गवर्नमेंट क्या कर रही है, बजट क्या बोल रहा है,
बजट में गवर्नमेंट कहाँ एलोकेशंस बढ़ा रही है पैसे के लिए, डिफेंस में बढ़ा रही है, आईटी में बढ़ा रही है, मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट चल रहा है। तो मेक इन इंडिया में क्या चलेगा, मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा होगा, राइट, हम ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, ज़्यादा सर्विस पे ध्यान देंगे। सो ये हम बात कर रहे हैं जब हम एक पर्टिकुलर सेक्टर के फंड्स की बात करेंगे। So we have manufacturing fund, we have services fund, we have IT funds, we have all these sector funds अलग अलग। मैं जनरली ये एडवाइस करता हूँ कि अगर आपको ज़्यादा नॉलेज नहीं है या आप ज़्यादा अपने फंड्स को नहीं देख पा रहे हो, डोंट गो सेक्टर वाइज, यू बाय अ मल्टी कैप फंड, यू बाय अ लार्ज कैप फंड और मे बी अ स्मॉल कैप फॉर अ 10 years और मोर होराइजन एंड बी पीस विद इट। क्योंकि आपका काम है पैसा कमाना, आपके पैसे का काम है आपको पैसा कमा के देना। पैसे को वहीं लगाइए जहाँ पे आप समझते हैं, या अगर आपके पास कोई एडवाइज़र है आप उनसे कंसल्ट कीजिए, वो गोल वाइज आपको बताएंगे कि आपका पैसा कहाँ होना चाहिए। जब हम वापस बात करेंगे, इसकी बात करते हैं शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म एंड मीडियम टर्म। शॉर्ट टर्म में पैसा आपका रहेगा बिल्कुल लिक्विड फंड में। मीडियम टर्म में जनरली हाइब्रिड्स, मल्टी एसेट फंड्स, जिसमें अलग अलग एसेट्स प्लेस हैं, ये वाले फंड्स आते हैं। एंड लार्ज कैप भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आ जाता है। When you talk about 6 or 8 years beyond, then you can actually place some allocation in large cap, some in mid cap and some in small caps. आपको अलग अलग नहीं करना, you can actually place allocation in a multi cap। वहाँ पे ऑलरेडी आपके लिए वो प्लेटर बना हुआ है, जहाँ आप जाके प्लेटर में पैसा डालिए, उसमें ऑलरेडी लार्ज कैप भी है, मिड भी है, स्मॉल भी है, और आपको ना अलग अलग ये फंड चूज करने की प्रॉब्लम नहीं होगी। और सेक्टर्स भी आपके डाइवर्स इसलिए रहेंगे बिकॉज एज यू जस्ट सेड कि इन ऑल वेदर्स यू आर कंफर्टेबल। किसी दिन कोई सेक्टर ने नहीं परफॉर्म किया तो दूसरा तो है जिस पे यू कैन रिलाई। यस, जैसे बारिश होगी तो छाता ज़्यादा बिकेगा, बरसाती बिकेगी, राइट। जब धूप आएगी तो आपके सन ग्लासेस, मे बी योर हैट्स, मे बी योर स्टोल्स, ये सब बिकेंगे। तो हर एक चीज़ का अपना अपना सेक्टर है। मैं बहुत छोटा एग्जांपल दे रहा हूँ समझने के लिए। तो आपको फ्लेक्सी कैप्स, मल्टी कैप, आप इसमें भी डाल दीजिए, आपको तीनों सेक्टर्स के एलोकेशन मिल जाएगा। सो बेसिकली आपके फंड जो है डाइवर्सिफाइड हो और सेक्टर्स भी आपके सेक्टर्स डाइवर्स हो एंड देयर क्यूज। पहली बात तो आपका मैनेजर अगर है तो वही आपको सॉर्ट आउट द थिंग्स, एल्स यू कैन बी इन्वॉल्वड इन द मार्केट और विद द न्यूज और द ट्रेंड एंड एज यू सेड व्हाट द गवर्नमेंट इज डूइंग। अगर हम इन्फ्लेशन की बात करें, हम लोग पैसे ग्रो करने की तो बहुत बात कर रहे हैं कि 20 साल में इतना, 10 साल में इतना, 6 साल में इतना, बट ऑफकोर्स देयर इज अ इन्फ्लेशन फैक्टर इन ऑल आवर लाइव्स। जैसे जैसे साल बढ़ते हैं पैसे की वैल्यू भी कम होती है। आज मेरे पास, जो अपने व्यूअर्स के लिए बता रही हूँ, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से विद इन्फ्लेशन इज कि आज अगर मेरे पास लाख रुपए हैं मैंने कमाए, तो आज जो उस लाख रुपए की वैल्यू है 10 साल बाद उस लाख रुपए की वो वैल्यू नहीं रहेगी, राइट। सो दैट इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। म्यूचुअल फंड्स कहाँ पे विन कर जाता है इन्फ्लेशन फैक्टर से, या करता भी है कि नहीं करता? ओके, सो हमारी एक तो एफडी या डेट म्यूचुअल फंड बने ही इस तरह से हैं कि वो इन्फ्लेशन को आधा 1% से बीट करें। अच्छा, राइट। तो पहली बात तो आपके एफडी या आपके डेट म्यूचुअल फंड ने ही इन्फ्लेशन को बीट कर दिया। कभी कभी होता है एट द कंडीशन लाइक वार्स, और कुछ टेंशन है या कुछ है, ट्रेड वार्स चल रहा है, जहाँ पे हमारी इन्फ्लेशन बीट कर जाती है इन सबको, 8, 9, 10%, 12% भी चली जाती है। वहाँ पे आप में इन्फ्लेशन को, तो बेसिकली ये प्रोडक्ट साथ में चलते हैं इन्फ्लेशन के। इवन गोल्ड, अगर हम बात करें, गोल्ड भी कहीं ना कहीं बीट करने को बना इन्फ्लेशन को। बट अगर आपके पैसे को ग्रो करना है देन इक्विटी इज द क्लास। इक्विटी में जाते हैं लोग, या फिर लोग रियल एस्टेट में जाते हैं। इक्विटीज़ में हम बात करें इक्विटीज़ की और म्यूचुअल फंड्स की। म्यूचुअल फंड्स में जैसे मैंने आपको बताया कि एक लार्ज कैप फंड जो इंडिया चला रहे हैं, आज कंपनी जो इंडिया चला रही हैं, वही आपको 10, 12, 13% दे देती हैं। तो अगर आपको बिल्कुल सेफ रखना है, आप अपना पैसा ETFs में डाल सकते हैं, आप अपना पैसा लार्ज म्यूचुअल फंड्स में डाल सकते हैं। आपको थोड़ा सा पैसा और ग्रो करना है, यू नीड अ 2-3% का और लॉन्ग टर्म अगर आपका व्यू है, तो आप यू कैन पुट मनी इनटू मिड कैप्स एंड स्मॉल कैप्स, जो आपके पैसे को 15-18% ले जाएगा। बट देन दैट कम्स विद अ कॉशन। दैट कम्स विद इवन फॉर अ लॉन्ग टर्म। मैंने आपको बात करा कि 8 साल से ऊपर अगर आपका गोल है, यू कैन एक्चुअली पुट मनी इनटू मिड कैप एंड स्मॉल कैप्स, आराम से बीट कर ले जाएंगे। एंड ऑफ कोर्स अगर कुछ भी वहाँ पे अपसाइड डाउन होता है, देन योर मैनेजर इज देयर टू मे बी कंटिन्यू, व्हेन वो आपको एडवाइस करें कि जारी रहेगा, और मे बी वो खुद ही क्विट कर जाएंगे फ्रॉम दैट फंड। कभी भी मार्केट हमारे हाथ में नहीं है, मार्केट कभी भी गिर जाती है, कोई भी न्यूज़ पे गिर जाती है। ज़रूरी नहीं है कि इंडिया में कुछ होना चाहिए।
जब भी मार्केट गिरे आपको पैनिक नहीं करना, अपने फंड्स को ज़्यादा वो नहीं करना, उनको छोड़ दो, वापस आने दो अपनी पोजीशन पे, या आपके पास पैसा है तो आप और इन्वेस्ट करिए। पिछला So एक that's how साल you बहुत actually- अनसर्टेन था, नॉट जस्ट फॉर द सेक ऑफ आई वुड से इंडिया, बट ऑफ कोर्स देयर वाज अ टेंशन एट द Tension at the बॉर्डर। border. देन हमारे सामने कितने एग्जांपल्स आए जहाँ पे वर्ल्ड वाइड बिटवीन कंट्रीज Countries बहुत टेंशन problem चल रही है। हाँ जी। सो बी इट यूक्रेन और बी इट पैलेस्टीन, हर जगह हो, या फिर अभी इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर टेंशन, तो इन द टाइम्स ऑफ अनसर्टेनिटी एंड वॉर ऑफ कोर्स सेंटिमेंट बहुत नीचे हो जाता है मार्केट का। सो यू आर ट्राइंग टू से कि हमें वहाँ पे टिके रहना है, वहाँ पे टिके बेसिकली द डिसिप्लिन हैज टू बी देयर। हैज़ टू बी देयर। मैंने इसलिए बोला ना, जब आपकी प्लानिंग होती है ना, वो डिसिप्लिन अपने आप आ जाता है। आपको एग्जैक्टली पता है कि ये पैसा आपने क्यों डाला है, एंड देन द पर्सन ऑल्सो गिव यू नॉलेज कि ये आएगा, आप अगले 2 से 3 साल तक के बीच में अपना पैसा नेगेटिव में देखोगे, इफ़ देयर इज़ एनी। तो लोगों ने देखा नहीं है एक्चुअली पैसा नेगेटिव में आफ्टर कोविड के बाद मार्केट हैज़ डन अ ट्रमेंडस जॉब, एंड लोगों ने 25, 30, 35, 40% देखे अपने फंड्स में, उन्होंने डाउनफॉल देखा ही नहीं है। ये जो 7-8 महीने आए थे, ये एक्चुअली उनको स्लो डाउन करने के लिए आया था, वेयर द वैल्यूएशन हैज़ गॉन सो हाई दैट द वैल्यूएशन नीड टू करेक्ट बैक। तो मार्केट को भी कुछ न्यूज़ चाहिए होती है टू करेक्ट बैक। नाउ दे अगेन कम बैक टू 12, 15, 18% जो भी उनका अपना नेचर है, इतना ही रिटर्न देने का। तो ऑन अ कंक्लूडिंग नोट, कोई मूल मंत्र और सम गोल्डन वर्ड्स फ्रॉम यू जो कि आप हमारे सुन रहे व्यूअर्स को कहना चाहते हैं? सो व्यूअर्स के लिए अगर आप खुद से कर रहे हैं, प्रॉपर नॉलेज रखिए, स्टॉक्स कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड्स कर रहे हैं, प्लीज़ स्टडी करिए इसके बारे में। देयर कोर्सेज अवेलेबल, देयर आर सो मच इन्फॉर्मेशन अवेलेबल, और यू हायर ए फाइनेंशियल प्लानर विद होम यू कैन वर्क, एंड एक्चुअली वो जो प्लानर है वो इट विल टेक ऑल द पेन अवे फ्रॉम यू, इट विल मैनेज यू, इट विल मैनेज योर मनी, और आपके पास हमेशा कोई ना कोई होगा बात करने के लिए व्हेन एवर यू फील एंजाइटी कि फंड नीचे चला गया है, या आपका कहीं क्लेम आ गया है, या आपको क्या करना चाहिए पैसे का। तो जैसे आपने पूछा, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि क्यों प्लानिंग की ज़रूरत पड़ती है और आपको क्यों ये सब चीज़ें डिफाइन होनी चाहिए। मान लो मेरे पास लाख रुपये आता है, कहीं से आया, अब मैं सोचूंगा कि मैं गोल्ड में डालूँ, कि मैं एफडी में डालूँ, कि मैं किस फंड में डालूँ, मैं किस गोल के लिए डालूँ। अगर आपकी चीज़ें डिफाइंड है, यू एग्जैक्टली नो आपको कहाँ डालना है, आप सीधा उसको ओपन करेंगे, उसमें डाल देंगे, और यू कॉल योर प्लानर एंड टेल हिम ये मेरे पास पैसा आया है, हमने ये बात की थी, हमको यहाँ डालना है। सो यू बोथ वर्क टुगेदर एंड यू विल बी एबल टू अचीव द सेम गोल टुगेदर। सो आई थिंक नॉलेज लेना बहुत ज़रूरी है, और आज की डेट में फाइनेंशियल लिटरेसी हम सब प्रमोट करते हैं, स्कूल कॉलेज में पढ़ाना चाहिए। अभी तक ये सब्जेक्ट आया नहीं है, एंड वी रियली होपफुल कि ये बहुत जल्दी आ जाए, और हर किसी को एक फाइनेंशियल लिटरेसी पता हो, प्रोडक्ट के बारे में पता हो, स्पेशली फॉर वुमेन जो हमने स्टार्ट में बात की थी, उनके लिए मैं बोलना चाहूँगा कि प्लीज़ अपने पैसे का ध्यान रखिए, नॉलेज लीजिए और इंटरेस्ट लेना शुरू करिए फाइनेंशियल प्लानिंग में। एंड आई थिंक बिकॉज टू बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट इज द की देयर इज अ की टू अ गुड लाइफ। तो आप पैसे अर्न कर रहे हैं, बट लेट योर मनी ऑल्सो ग्रो, एंड एज यू राइटली सेड इन द लेट योर मनी बिगिनिंग, ग्रो विद पेशेंस, with discipline. विद डिसिप्लिन। So if you want to compound your money, stay there. स्टे देयर, एसआईपी करो, और छोड़ दो, चलने दो उनको। थैंक यू सो मच असीम जी, आपने अपना वैल्यूबल टाइम निकाला और हमारे you. पॉडकास्ट में आए। हार्टफुल ग्रैटिट्यूड टू यू फॉर बीइंग विद थैंक यू अस। सो मच, थैंक यू फॉर हैविंग मी। Thank you. थैंक्स। तो फाइनेंशियल प्लानिंग आपके लिए बेहद ज़रूरी है। सो बी स्मार्ट एंड पेशेंट विथ योर मनी। उम्मीद है आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले पॉडकास्ट में आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, एंड कीप ग्रोइंग योर मनी।